हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। डेली आप 50 पेज आप पढ़िए। मान लेते हैं 10 आप लोगों को तरीका बता रहा हूं कैसे आसानी से कोई चीज को निकाला जा सकता है। 50 पेज पढ़े, 10% आपको याद हुआ, ठीक है। अब देखिए आप आगे से बढ़ते हैं हम लोग। अब 10% आपको याद रह गया। और लक्ष्मीकांत में टोटल कितने पेज है? मान लीजिए 600 पेज है। नया वाला लक्ष्मीकांत जो आया अपडेट करके, उसमें 500 या 600 पेज है टोटल। तो 600 पेज अगर पढ़ना हो, डेली 50 पेज आप पढ़ रहे हैं, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत आप पढ़ जाएंगे। अगर 50 पेज डेली पढ़ रहे हैं तो 600 पेज है तो 12 दिन में पढ़ जाएंगे। अगर डेली 50 तो 2 दिन में कितना? 100 पेज। तो इसी 2-2 दिन करके 6 बार पढ़ेंगे तो 12 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत खत्म। फिर अगले 12 दिन में दोबारा खत्म। आप फिर अगले 12 दिन में तिबारा। कोई किताब को 3 बार पढ़ जाए आप तो आपको लाइन लाइन याद हो जाएगा। बात समझिएगा मेरा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उस तरह से भूगोल की किताब उठाए हम, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी निकाले। मान लीजिए उसमें भी 600 पेज है तो 12 या 36, 3 बार पढ़ देंगे 36 दिन में। पहली बार पढ़ने में जितना टाइम लगेगा दूसरी बार उतना टाइम पढ़ने में नहीं लगेगा। बात समझिएगा। एक किताब को 4 बार या 5-5 बार पढ़ जाएंगे हम तो 4 ही बार 3 ही बार बोले, आप 4-5 बार पढ़ जाइए। पूरी लक्ष्मीकांत 5 बार जो आदमी पढ़ जाएगा, पूरी ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की 5 बार पढ़ जाएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को 5 बार पढ़ जाएगा। एंशिएंट मेडिवल को भी अगर टोटल 4 से 5 बार पढ़ जाए आदमी। अगर 50 पेज का रेशियो रखिएगा तो 4 से 5 महीना तक जाते जाते आप पूरे सिलेबस को 3 बार कम से कम पढ़ जाएंगे। आप पूरे एक साल में कम से कम 10-10 बार पढ़ जाएंगे। और एक ही किताब को अगर 10 बार आप पढ़ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका पेपर रुकने वाला है? प्री तो कभी नहीं रुकने वाला किसी भी चीज़ का। अब इतना पढ़ लेंगे आप कि मेंस में, अगर यूपीएससी के मेंस में भी अगर पूछा जाता है कि यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन रैंडम आता है, उसमें कोई गेस आप नहीं कर सकते, तो रैंडम क्वेश्चन को भी टेकल कर सकते हैं आप। इतना ज्ञान हो जाएगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर को आराम से लिख देंगे। तो डेली अगर सिविल सेवा आपका लक्ष्य है, लगता है कि यूपीएससी ही देना है हमें और टॉप करना है उसमें, तो डेली 50 पेज पढ़ने का आप लक्ष्य रखिए। और कम से कम 2 से 3 पेज शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का, तो 2 से 3 पेज लिखने की भी कोशिश कीजिए कोई विषय पर। और बाद में 10-10 पेज, 15-15 पेज भी लिखना शुरू कीजिए टाइम बाउंड के अंदर, कि आप कितना वर्ड कितने घंटे में लिखते हैं, ये मैनेज करके लिखिए। अगर ये काम अगर 1 साल से 1.5 साल आप कर दें तो आपका फाइनल प्रॉपर आप आईएएस बन जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। तो आप डेली नियम बनाए, कुछ हो जाए ना हो, डेली 50 पेज हम पढ़ेंगे। और चाहते हैं कि एक ही विषय का 50 पेज ना पढ़ें, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप बांट लीजिए कि हम 15 पेज पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, 15 पेज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, 10 पेज ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, और फिर 4-5 या 10 पेज हम करेंट अफेयर पढ़ लेंगे। ऐसे बांट लीजिए। इस तरीके से आप पढ़िए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 पेज मिनिमम डेली आप पढ़िए। और डेली 3 से 4 पेज आप शुरुआत में लिखिए। और 15-20 दिन अगर लिख लें तो फिर कम से कम 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज डेली लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेंस एग्जाम जो है ना, वो ज्ञान तो वहाँ ज़रूरत है ही, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटा में 4000 वर्ड लिखना होता है। यूपीएससी के अंदर एग्जाम देंगे अपना तो 3 घंटे में 4000 से 4500 वर्ड वहाँ लिखना पड़ता है। बीपीएससी देंगे तो 3000 वर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन यूपीएससी में 4000 से 4500 वर्ड 3 घंटे में लिखना पड़ता है। तो 3 घंटा में सुन के लग रहा है कि लिख देंगे, लेकिन 4000 वर्ड लिख के दिखाइए 3 घंटे में, हालत खराब हो जाएगा। जो प्रैक्टिस करके लड़का जाता है ना, उसका हाथ जो है, और भी यूपीएससी में एक ही दिन में दोनों पेपर होता है। माने फर्स्ट पेपर जीएस, सेकंड पेपर जीएस, एक ही दिन में दोनों, मात्र 2 घंटे का बीच में ब्रेक मिलेगा। और 4000 सब्जेक्ट एक सिटिंग में, 4000 सब्जेक्ट सिटिंग में, एक पूरा हाथ एकदम यहाँ दर्द ही करता रहेगा कि दूसरा पेपर मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इतना प्रैक्टिस होना चाहिए दिन भर में कि 9000 10,000 शब्द आप लिख लें। 9000 10,000 शब्द का मतलब होता है कम से कम 35 पेज एक सिटिंग में। और 35 पेज यानी 70-80 पेज डेली लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा मेंस के समय आपको। तब आप समझिए कि मेंस के काबिल हो गए आप। यानी कम से कम 70 पेज आपको डेली लिखना पड़ेगा। डेली लिखना पड़ेगा। कब? जब आपका यूपीएससी का प्री हो गया, तो प्री के बाद आपको लगता है कि मेरा प्री हो रहा है, तो मेंस के लिए आपको 3 महीने का जो गैप मिलेगा, आपको कोशिश करना है कि अंतिम 1 महीने तक आते आते हम 70 पेज लिख लें। जो कि
कि एक टॉपर ने कहा कि प्री निकलता है ज्ञान से, लेकिन मेंस निकलता है गट्टा के ताकत से। तो गट्टा के ताकत मतलब मारपीट नहीं करनी है, गट्टा के ताकत मतलब आप कितना फास्ट लिखते हैं, क्योंकि वहाँ लिखना भी फास्ट है, यूपीएससी को क्वेश्चन भी टेक्निकल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उसको फिर फ्रेम करना भी है, तो दोनों मैनेज करना, 4000 वर्ड भी लिखना है और बेहतर आंसर भी लिखना है, दोनों का दबाव आपके ऊपर है। तो प्रैक्टिस सही होता है, वो एक दिन में किसी के बता देने से आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होता, खूब प्रैक्टिस करना होगा। तो हम यही बोलें कि अभी आप 50 पेज डेली पढ़ने का टारगेट बनाओ, यदि 68वीं देना है और आगे यूपीएस देना है तो, और डेली 2-3 पेज अभी शुरुआत करो, क्योंकि अभी तक लिखने की आदत नहीं होगी, तो शुरुआत में 2-3 पेज से शुरू करो और कोशिश करो कि अगले 15-20 दिन में हम 20 पेज 25 पेज तक पहुंच जाए डेली लिखने का। तो क्या लिखें, तो जो आप पढ़ते हैं, जो टॉपिक मान लीजिए आपने पढ़ा, मान लीजिए कि आपने 1857 के बारे में पढ़ा, तो 1857 रिवोल्ट के कारण परिणाम सब लिख डालिए, जो आपने पढ़ा है अपनी मर्जी से। कारण, तो कारण में जो भी कारण आपने पढ़ा है, अपने जो आपको समझ में आए उसको लिखिए, जो आप पढ़ते हैं उसी को लिख दीजिए, ठीक है। ये सब मूल फंडा है और खूब पढ़िए। हम 50 बोले हैं तो आप 70 पढ़ के दिखाइए, सर 50 पेज बोले हम 70 पेज पढ़ के आएंगे डेली। फास्ट पढ़िए, 10% आएगा, अगली बार पढ़ेंगे तो 25% हो जाएगा, उसके अगली बार 12 रिवीजन करेंगे तो 60% हो जाएगा, अगली बार रिवीजन करेंगे तो 100% हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका आपका होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करने वाले थे, सिलेबस लिखवा चुका हूँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सिलेबस आपको पूरा लिखवा दिया हूँ। जो लोग आज नए हैं वे लोग अपना पड़ोसी से कोई व्यक्ति अगर क्लास किया हो, जो लोग नए क्लास में हैं तो पुराने क्लास में लोग रहे हैं, इनसे आप जेरोक्स ले लीजिएगा या फोटो मोबाइल में खींच लीजिएगा और बाद में घर पे जाकर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस जो लिखवाया है उस सिलेबस आप उसमें से नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। जिनके उनके पास नहीं है, ये लोग आगे में ये लोग क्लास किए हैं, इनके पास सिलेबस होगा, आप फोटो मोबाइल में खींच करके बाद में उसका निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट। चलिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया। माउंटेन ऑफ इंडिया, आपको याद होगा कि भारत के पर्वत, पहला टॉपिक हमने क्या लिखा था, माउंटेन ऑफ इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है वह है माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत का पर्वत। आज का टॉपिक है भारत का पर्वत। नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। माउंटेन किसे कहते हैं भाई, पर्वत किसको कहते हैं? अगर पूछा जाए पर्वत की परिभाषा दे, डिफाइन माउंटेन, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप, ऐसा कोई भी प्राकृतिक भूदृश्य जो देखने में शंकु जैसा लगे, यानी कोन जैसा लगे। कोन देखा है आपने? आपने कोन देखा है ना, आप क्षेत्रमिति पढ़ते होंगे, मेंसुरेशन, उसमें कोन यही ना होता है, जो देखने में कोन जैसा लगे, जो देखने में कोन जैसा लगे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो, उसे सी लेवल से, भारत में सी लेवल लेते हैं चेन्नई से। इंडिया में समुद्र तो बहुत जगह पे है, आंध्र प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, कर्नाटक में भी है ना, गुजरात में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है, लेकिन हम लोग सी लेवल लेते हैं, वो लेते हैं चेन्नई से। कहाँ से लेते हैं? चेन्नई का सी लेवल लेते हैं हम लोग, चेन्नई। यहाँ से पूरे भारत में अगर देखते होंगे, रेलवे स्टेशन पे आप जाते होंगे तो वहाँ दिखा होगा सी लेवल से इतना हाइट। हवाई अड्डा पे जाते होंगे तो वहाँ सी लेवल से हाइट लिखा होता है। जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ सी लेवल से हाइट लिखा रहता है। तो जो सी लेवल हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं? चेन्नई से। तो ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में शंकु जैसा लगे और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, उसे क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं, है ना। जो कैसा दिखे? कोनिकल शेप में दिखे, कोन जैसा दिखे, कोनिकल शेप में दिखे, ऐसा कोई भी प्राकृतिक भूदृश्य, नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में शंकु जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, उसे क्या बोला जाता है? माउंटेन, पर्वत। लेकिन अगर इससे कम हो और शंकु जैसा दिखे पर हाइट इससे कम हो तो उसको बोलते हैं हिल या पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ी। यानी 1000 मीटर से ऊपर हाइट हो तो पर्वत बोलेंगे और 1000 मीटर से कम हाइट हो तो क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे या हिल बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अगर 1000 मीटर से कम हाइट हो और देखने में शंकु यानी कोन जैसा दिखे तो उसे क्या बोलेंगे? हिल।
1000 मीटर से ज्यादा हाइट हो, है ना, और देखने में शंकु जैसा दिखे तो उसे क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। तो पर्वत पहाड़ी में अंतर समझ में आ गया? 1000 मीटर से कम हाइट हो तो क्या बोलेंगे? पहाड़ी, हिल, और 1000 मीटर से ज्यादा हाइट हो तो माउंटेन। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का पर्वत, भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत का पर्वत यानी माउंटेन ऑफ इंडिया। माउंटेन ऑफ इंडिया को हम बांटेंगे, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, पहले कर लीजिए, नॉर्थ इंडिया और माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। यानी उत्तर भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत को भी बांटेंगे कई भागों में। नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम माउंटेन या काराकोरम रेंज भी बोल सकते हैं आप, काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उत्तर भारत में काराकोरम पर्वत का नाम सुना है? काराकोरम नाम सुना है? केटू तो सुना होगा। काराकोरम अगर नहीं भी सुना है तो केटू तो सुना ही होगा। तो केटू का मतलब है क्या? डबल के, केटू मतलब एक के से कारा और दूसरे के से कोरम। तो केटू जो पीक है ना, काराकोरम की ही सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की नहीं। हिमालय अलग पहाड़ है और काराकोरम अलग पहाड़ है। काराकोरम का हिमालय से कोई संबंध नहीं है। ये जो केटू आप सुने हैं, ये केटू काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। हम बताएंगे आपको। नंबर 2 पे लिखिए ट्रांस रेंज, ट्रांस रेंज यानी पार श्रृंखला, पार श्रृंखला, ट्रांस रेंज यानी पार श्रृंखला। नंबर 3 पे लिखिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालय का ही एक और नाम है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। आप इसको महान हिमालय या इसको आप बृहद हिमालय या इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से, एक ही पहाड़ के 3 नाम है, 3 नाम है। इसको लिख लीजिए आप लोग। काराकोरम नंबर 1 पे क्या है? काराकोरम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो सिलेबस लिख रहा हूं सिर्फ, ये पर्वत में पढ़ेंगे क्या क्या। तो काराकोरम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार। पार का मतलब किसके पार? पार का मतलब किसके पार? हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार यानी चीन साइड, तिब्बत साइड जितने भी पहाड़ हैं सबको आप पार बोल सकते हैं। यानी काराकोरम भी हिमालय के उस पार ही है। तो काराकोरम को भी ट्रांस रेंज में आप रख सकते हैं, लेकिन पार नाम से अलग पहाड़ भी है। वैसे पार जो है हिमालय के उस पार में जितने पर्वत हैं सबको आप पार रेंज एंड ट्रांस श्रृंखला बोल सकते हैं, ट्रांस रेंज आप बोल सकते हैं। लेकिन एक अलग से भी ट्रांस रेंज हम पढ़ते हैं। क्लियर है? वैसे काराकोरम को भी ट्रांस में आप रख सकते हैं। हिमालय के पार जितने भी पर्वत हैं विद्वान उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांस रेंज। लेकिन ट्रांस रेंज नाम से अलग से भी एक श्रृंखला हम पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय एक ही पहाड़ है, ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसी को आप महान हिमालय बोल दो, बृहद हिमालय बोल दो, हिमाद्री हिमालय बोल दो, ये तीनों एक ही बात है, एक ही पहाड़ का 3 नाम है। जैसे एक आदमी का घर में नाम रहता है गोलू और बाहर में नाम रहता है रमेश, तो गोलू और रमेश एक ही आदमी है, बस स्कूल का नाम है रमेश और घर का नाम गोलू है। उसी प्रकार से हिमालय एक ही है, सेम है,
पर्वत एक ही है, बस कुछ लोग इसे महान हिमालय, कुछ लोग बृहद हिमालय, कुछ लोग हिमाद्री हिमालय कहते हैं। किताबों में भी कभी कभी ये तीनों में से कोई एक नाम दिया रहता है। किसी किताब में हिमाद्री हिमालय दे देगा नाम, किसी किताब में बृहद हिमालय दे देगा, और किसी किताब में महान हिमालय। तो अलग बात नहीं बोल रहा है, वो एक ही हिमालय की बात कर रहा है। हो गया, इसको नोट कर लिया होगा आपने, तीनों नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए। तो देखते हैं आगे क्या, कोई बात नहीं। उसके बाद नंबर 4 पे आइए। 4 नंबर पर अगर आएंगे आप तो है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, लेकिन मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं, या इसी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिंदी में मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल हिमालय। यहां पर भी क्या हो गया, पर्वत एक ही है लेकिन उसके 3 नाम हैं। कौन कौन? उसी पर्वत का नाम है मध्य हिमालय, उसी पर्वत को लघु हिमालय, उसी पर्वत को हिमाचल हिमालय। यानी पहाड़ एक ही है और उसको 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल। एक ही पहाड़ के 3 नाम है। किसी किसी बुक में जाइएगा तो हिमाचल हिमालय लिखा मिलेगा, किसी बुक में इसी का नाम लघु हिमालय मिलेगा। तो अलग अलग मत समझिएगा, एक ही पहाड़ के तीनों नाम है। क्लियर है? अब आइए ट्रांस रेंज के बाद आइए, इसके बाद आ जाइए नंबर 5 शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और नंबर 6 पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय यानी कि ईस्टर्न हिमालय। पूर्वांचल हिमालय का मतलब गाजीपुर, बलिया, बनारस नहीं। ऐसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ये पूर्वांचल का मतलब नॉर्थ ईस्ट से है। नॉर्थ ईस्ट आपने सुना है, भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। भारत के अगर देखें मैप आप तो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट यानी ये जो पोर्शन है ना इंडिया का, जो ये पोर्शन है, इसमें कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। इन्हीं 7 राज्य को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। पूछा जाए कि 7 सिस्टर का मतलब क्या, तो बोलेंगे भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। इसमें कितने राज्य हैं इंडिया के? 7 राज्य। सिक्किम के बाद, सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम के बाद उत्तर पूर्व में भारत के कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर कहते हैं। इन्हीं 7 राज्यों में इस पर्वत का विस्तार है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? पूर्वांचल श्रृंखला। पूर्वांचल का मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल नहीं, पूरे भारत के पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। इसमें कितने राज्य हैं? 7 स्टेट्स हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर कहते हैं। और 7 सिस्टर का एक ट्रिक है, आना मम्मी ATM। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं उसका मेरे पास एक ट्रिक है हमेशा याद करने वाला। कहाँ आना मम्मी? ATM, पापा वाला ATM कार्ड लेकर जिसमें पैसा हो, है ना। आना मम्मी ATM, ये ट्रिक है। उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं ना जिनको 7 सिस्टर कहते हैं, उसका ट्रिक है आना मम्मी ATM। यानी कि इसका जो, इस पहाड़ का जो विस्तार है वो किसमें है? आना मम्मी ATM। माने कि नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर है उसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। उसे हम पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट या 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। उसका ट्रिक है आना मम्मी ATM। और से लिखिए अरुणाचल प्रदेश। अगर नोट किए हैं ट्रिक, नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इन 7 सिस्टर के अंदर सिक्किम नहीं आता। कहीं इसमें सा आ रहा है? आना मम्मी ATM वाले में कहीं सा आ रहा है क्या? इसका मतलब 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। हमने क्या कहा कि 7 सिस्टर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट शामिल है। केवल कहां वाले शामिल हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले शामिल हैं। आना मम्मी ATM। तो अ से लिखिए अरुणाचल प्रदेश,
अ से लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ना से नागालैंड, ना से नागालैंड, ना से नागालैंड। म से मणिपुर, म से मणिपुर। मी से मिजोरम, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। ए से असम, ए से असम, ए से असम। टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा। और एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। तो आना मम्मी एटीएम 7 राज्य हो गए ना, इनको 7 सिस्टर कहते हैं। इसमें सिक्किम नहीं आता, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, सिक्किम इसमें नहीं आता। यानी पूर्वांचल रेंज का विस्तार इसी 7 राज्यों में है। क्लियर है? ये तो हो गया हमको उत्तर भारत का। उत्तर भारत में यही 6 पर्वत पढ़ना है, उत्तर भारत में इसी 6 पर्वत को पढ़ना है। अब आइए, जहां दक्षिण भारत के पर्वत आपने लिखा है, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया लिखा है आपने, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए दोबारा बनाना पड़ा। माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, जहां आपने लिखा है दक्षिण भारत का पर्वत, वहां पर भी क्या कीजिए, कॉलम बना लीजिए। नंबर 1 पे लिखिए अरावली, नंबर 1 पर लिखिए अरावली, अरावली। नाम सुना है अरावली पर्वत का? अरावली पर्वत का नाम तो सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में पूरा जानते हो, और हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में केवल नाम सुना हो। तो नाम सुना हुआ होना चाहिए, भले ही आप जानते हो ना जानते हो बात की बात है, पर कम से कम इतना तो होगा भी ये भारत के पर्वत अरावली पर्वत है। कहाँ हो सकता है? अगर आप सुने हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ हो सकता है? ये किस राज्य में हो सकता है? राजस्थान में। अरावली पर्वत कहाँ है? माउंट आबू इसी में है ना। माउंट आबू जहाँ घूमने जाते हैं आप, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये सब इसी पहाड़ में है। तो भाई अरावली पर्वत नंबर 1 पे पढ़ेंगे। नंबर 2 पे पढ़ेंगे विंध्यन, नंबर 2 पे पढ़ेंगे क्या? विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत, विंध्यन माउंटेन। नंबर 3 पे पढ़ेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। नंबर 4 पे पढ़ेंगे, सतपुड़ा को भी अंग्रेजी में बोलेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, विंध्यन सतपुड़ा। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सब पर्वत का नाम है दक्षिण भारत में। हालांकि पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं आता, पश्चिमी घाट पढ़ते पर्वत में है पर ये पर्वत में नहीं आता। क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी घाट क्या है, तो कभी भी आंसर पर्वत मत मान लीजिएगा। पढ़ेंगे पर्वत में, पर्वत वाले शेप में, लेकिन ये पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये पठारों का किनारा है। क्वेश्चन आ जाए ये क्या है भाई, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट क्या है, तो बोलेंगे इट इज मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, इट इज नॉट ए माउंटेन। ये पर्वत नहीं है बल्कि ये क्या है, पर्वतों का किनारा है। मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, पर्वतों का क्या है, किनारा है, ये बोलना है। पठारों का किनारा है, प्लेट्यू, मार्जिन ऑफ प्लेट्यू यानी पठारों का किनारा है। अगला ये नंबर 5, नंबर 5 पे लिखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। और उसके बाद घाट पूछेंगे सर कि इसके नाम में घाट क्यों लग रहा है, सतपुड़ा घाट क्यों नहीं लगाए, पश्चिमी घाट में घाट काहे लगा दिया आप, इधर विंध्यन घाट कर देते, अरावली घाट कर देते, पर यहाँ घाट क्यों लगा दिए? आप घाट का मतलब जनरली समझते क्या है, छोड़िए पढ़ाई लिखाई। घाट का मतलब अगर घाट बोलते, चलो घाट पर चलते हैं, नदी किनारे चलना है, घाट पर चलते हैं बोलते हैं, मतलब आप कहाँ जाना, छठ आने वाला है। जनरली घाट पर हम लोग कब जाते हैं, ज़्यादातर लोग घाट पर कब जाते हैं, या तो गंगा स्नान के दिन या तो छठ में जाते हैं लोग घाट पर। जनरली कहाँ घाट पर जाता है आदमी, अब बाकी फ्री है, घूमने का मन किया तो लोग घाट पर चले गए। लेकिन घाट का मतलब आप पूरे गंगा में हर जगह घाट बोलते हैं क्या? कुछ ही स्थान है जिसको घाट बोलते होंगे आप, गंगा में कुछ ही जगह है ना जिसको घाट बोलते होंगे।
खासकर उसको बोलते होंगे जहाँ सीढ़ी बना हुआ होगा बैठने उठने के लिए, उसी को ना घाट बोलते हैं। या खड़ा जहाँ पर तट होता है ऐसे सीधा, अब नीचे देखिए पानी ऐसे दिखाई दिया, उसको घाट बोल सकते हैं क्या? वहाँ लोग सुसाइडल कंडीशन में जाएंगे। अगर वहाँ कोई किनारे में खड़ा होकर झाँक रहा है, अकेले खड़ा है, तो पूछ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? अगर अकेले खड़ा है, कोई पक्ष नहीं, दोपहर 12 बजे या रात को 9 बजे, है ना? तो अगर घूमने भी जाएगा आदमी तो शाम को जाएगा या सुबह में जाएगा। दिन में 12 बजे अगर खड़ा है धूप में, वो भी एकदम उस तट पे जहाँ पर सीधे अब छलांग की बारी है, तो एक बार दौड़िए जल्दी कूदने से पहले और बोलिए भाई थोड़ा साइड होइएगा, क्या कोई समस्या है तो बताइए, है ना? हो सकता है गुस्सा है आप पर कि भाई हमारी समस्या, तुम क्या इसमें बीच में आए हो? बोला कि भाई बताओगे ना, कूदने नहीं देंगे तुमको, समझ लो तुमको कूदने नहीं दे रहे हैं, अगर ज्यादा जिद करे तो धक्का दे दीजिए। अब एकदम से जीत किया भैया मरना ही, तो क्या करना है उसको? वो तो अलग बात है कि धरती के बोझ है, वो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे। अगर तो आपके समझाने से समझ में आ रहा है, अपनी बात निकाल रहा है खोल के कि भाई अब इस जीवन में मेरा कुछ नहीं, तब उसको साइड में ले आइए, समझाइए। लेकिन अगर समझने को तैयार है नहीं, आपको फैटम फैटी पे उतर गया कि हम कूदेंगे, तो उसको भाई आप कहिए चलिए हम मदद करते हैं साहब आपको कूदाने में। तो मेरा मानना है घाट उसको नहीं बोलते आप, घाट किसको बोलते हैं? जहाँ सीढ़ी बना होता है। तो इस पर्वत का निर्माण भी पूरा सीढ़ी जैसा हुआ है पूरे। आप देखेंगे इस पर्वत में, आप देखेंगे स्टेप स्टेप इसका बनावट है, इसीलिए इसके नाम में क्या लग गया? घाट। समझ में आया घाट क्यों लग गया? बाकी सबका निर्माण वैसे नहीं हुआ है, इसलिए बाकी सब में घाट नहीं लिखे। नंबर 6 पे लिखिए नीलगिरी हिल, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी यानी नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल। और नंबर 7 पे लिखिए पलनी की पहाड़ी यानी पलनी हिल, पलनी की पहाड़ी यानी पलनी हिल। इसको नोट कर लीजिए, यानी उत्तर भारत में 6 पर्वत पढ़ेंगे और दक्षिण भारत में 7, टोटल मिला कितने पर्वत पढ़ेंगे हम लोग? 13। अब देखो इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहाड़ से एक प्रश्न तो आएगा उसके अंदर से कि पहाड़ में कहाँ कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है, कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा हिल स्टेशन है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। एक क्वेश्चन आता है अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट का मतलब इन पहाड़ों का नाम दे देगा। अब बोलेगा इन पहाड़ों को उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए, नॉर्थ से साउथ सजाइए, अरावली, काराकोरम, विंध्यन, सतपुड़ा, इस तरह से 5-6 पर्वत दे देगा, 1 2 3 4। अब बोलेगा सही क्रम में कौन व्यवस्थित है? खासकर यूपीएससी में इस तरह के सवाल ज्यादा पूछते हैं। दे देगा 1 2 3 4 5, उत्तर से दक्षिण सही क्रम में कौन सा क्रम है? तो 1 2 3 4 5, 2 3 1 2 5 ऐसे करके चारों ऑप्शन दे देगा। सही क्रम कौन सा है तो उसमें एक टिक लगाना पड़ेगा। तो तब न पता चलेगा जब इनका हम एक ग्रुप मैप बनाएंगे। अगर आपको हम पूछें कि आप रमेश से किस तरफ हैं, तो अगल बगल में रमेश अगर बैठा हो तब तो पता चलेगा। जब रमेश से बाएं, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे रमेश के हम बाएं हैं कि दाएं हैं? हम बोले कि आप दिनेश के किस तरफ बैठे हैं, और दिनेश कहीं है ही नहीं, तो पता चलेगा। यानी आपके अगल बगल में दिनेश को बैठाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि भैया आप दिनेश के बाएं हैं कि दाएं हैं। यानी इन पर्वतों को एक साथ ग्रुप में बना देंगे, एक मैप के अंदर बना देंगे एक साथ, तो आपको पता चल जाएगा कौन किसके नॉर्थ में और कौन किसके साउथ में। तो इसे बारी बारी से अलग अलग तो पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में इसका ग्रुप मैप बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पर्वत किसके नॉर्थ में है और कौन किसके साउथ में है। तो उत्तर भारत के पर्वत का एक अलग ग्रुप मैप बना देते हैं और दक्षिण भारत के पर्वत का एक अलग ग्रुप मैप बना देते हैं। पहले उत्तर भारत का ग्रुप मैप देख लिया जाए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इंडिया का मैप थोड़ा सा बड़ा बनाना है। बनाइए आप एक थोड़ा सा बड़ा सा एक मैप बनाइए इस तरीके से। इतना बने जितना हम बनाए उतने बनाइए, पूरा भारत नहीं बनाना है आपको। जितना भारत हम बनाए हैं उतना बनाइए ना। इतना बनाने में बहुत लोगों का पसीना छूट रहा है कि कहाँ से फोटो के चक्कर में ला दिए। भूगोल बिना मैप के संभव नहीं है। अगर बिना मैप के आपने भूगोल पढ़ा है, इसका मतलब भूगोल आप 1/4 पढ़े हैं, 25% से 30%। यानी फिर से दोबारा आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा यदि आप मैप छोड़कर चले हैं तो। इसलिए बिना मैप के भूगोल नहीं। ज्योग्राफी का मतलब ही है कि लोकेशन कौन कहाँ है। बना लीजिए
है ना। अपना देश का नक्शा तो बनाने आना ही चाहिए, किसी और देश का है तो नहीं आता कोई बात नहीं, पड़ोसी का चेहरा नहीं बनाने आता कोई बात नहीं है, अपनों का चेहरा तो याद ही होना चाहिए। नहीं, भारत देश से प्रेम है ना, प्रेम है भारत देश से, तो जिससे प्रेम होता है उसका फोटो बनाने आना चाहिए। हालांकि आजकल सेल्फी का ज़माना भी है ना, तो भारत से प्रेम है, जिसको नहीं आया हम समझेंगे पाकिस्तान से प्रेम है। फोटो बनाओ जल्दी से, भारत का नक्शा बनाने आना चाहिए। आपका भूगोल विषय रहे न रहे उससे मतलब नहीं, हर भारतीय को इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन बनाना सीख लीजिए। कैसे आएगा, बोले प्रैक्टिस कैसे करें सर, तो आप ले आइए 2 रुपये का नहीं आता सादा पेज जिस पर बना होता है भारत का मैप, सादा सादा सीट देखते होंगे, आता होगा इंडिया का, वर्ल्ड का, उस पर कुछ नहीं कीजिए, खाली पेंसिल चलाते रहिए। तो आप 100-150 बार पेंसिल चला लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपको बनाने आ गया। तो उस पर पेंसिल चलाइए, मैप वर्ल्ड का और इंडिया का ले आइए, और उस पर लगातार आप पेंसिल चलाते रहिए, अपने आप आपका मैप आ जाएगा। थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखा जाए, कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही बोल दिया। मतलब देखिए, मैं आपको इसलिए नहीं बोला कि आप मत आइए, हम इसलिए बोले कि समय पांक्चुअलिटी जरूरी है। आप लाइफ में पंक्चुअल रहेंगे, पंक्चुअलिटी एक आदत होती है, पता है आपको। हम आपको नहीं बोल रहे, हम अपनी आदत बता रहा हूँ। मैं अपने लाइफ से आपको सिखाता हूँ। मेरी आदत थी शुरू से ना, क्या प्रारंभ से आदत थी कि कुछ भी हो जाए हम 15 मिनट लेट ही हर जगह पहुँचते थे। ये आदत मेरा था। जब हम भी खुद कोचिंग लेते थे, दिल्ली में ट्यूशन पढ़ते थे एक जगह, भूगोल पढ़ते थे, मेरे गुरु हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, आप उनकी किताबें भी आते हैं, पढ़ते होंगे आप। तो वो हमको पढ़ाते थे, तो हमको नियम था 15 मिनट बाद ही पहुँचते थे, हर दिन का नियम। लोग कहा भी हमसे कि आप ऐसा करिए, थोड़ा सा पहले निकल जाया कीजिए घर से, 1-2 दिन निकले, फिर वैसे ही टाइम हो जाए। तो एक पंक्चुअलिटी में रहना एक आदत होता है, और लेट होना भी एक, जिनका देखिएगा जो आदमी लेट होगा ना, देखिएगा हमेशा लेट होता रहता है। जो आदमी देखिए टाइम से आना है तो वो आदत में शामिल है, वो 5 मिनट पहले चल देगा, वो लेट नहीं करेगा। तो ये चीज़, तो मेरा आदत आज भी खराब है थोड़ा, मैं भी लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं पंक्चुअलिटी पर ज़्यादा लेक्चर देता हूँ। इंसान के अंदर जो कमी होता है ना, उस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा बताता है। जैसे मेरे अंदर कमी कि मैं लेट होता हूँ, लेकिन अब इसीलिए मैं लेट होने पर ज़्यादा लेक्चर देता हूँ। बन गया सबका ना, हो गया। चलिए देखो भाई, ये जो पर्वत बना, ये पहाड़ का चित्र है, देखो ये पहाड़ है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पहाड़ मैंने बनाया ये काराकोरम है, नंबर 1। हम केवल नंबरिंग करेंगे, जैसे जैसे लिखा हूं ना, पर्वत का नाम जैसे जैसे लिखा हूं वैसे ही बना रहा हूं। तो नंबर 1 पे जो आप देख रहे हैं कौन सा पर्वत है, काराकोरम। आप लोग जो इस फोटो को देखकर बताइए कि काराकोरम पर्वत इंडिया में कितने राज्य में है? कौन कौन राज्य में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश, राज्य में नहीं है बल्कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। कहाँ देख रहे हैं हम लोग? काराकोरम का विस्तार भारत में कहाँ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब बाकी काराकोरम कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। और कहाँ है? चीन में। यानी काराकोरम का विस्तार हम अलग से भी पढ़ाएंगे आपको। काराकोरम अभी तत्काल ग्रुप में दिखा रहे हैं, फिर अलग से काराकोरम अकेले पढ़ेंगे हम लोग आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा काराकोरम खत्म करने में लगेगा। ट्रांस में लग जाएगा 20 से 25 मिनट, फिर ग्रेटर हिमालय में लग जाएगा 1 घंटा। इस तरह से 3, 4, 5 दिन लगेगा हमको केवल पर्वत खत्म करने में। तो अभी तत्काल देख के बताइए कि कहाँ कहाँ है भैया इसका विस्तार? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तिब्बत और चीन में है। दिखाई दे रहा है ना? इसी के जस्ट नीचे ट्रांस रेंज है। नंबर 2, मैंने क्या कहा कि हिमालय के उस पर जितने भी पर्वत हैं सबको आप ट्रांस बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांस नाम से एक अलग पर्वत भी हम लोग पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले इसको काराकोरम में ही पढ़ते थे। इसको पहले कहाँ पढ़ते थे? काराकोरम में ही पढ़ते थे। लेकिन अब इसको 1906 में एक विद्वान थे जिनका नाम था स्वैन हेडन महोदय, उन्होंने इस पहाड़ को अलग कर दिया। पहले इसको काराकोरम के साथ ही में पढ़ते थे, पर स्वैन हेडन ने कहा कि इसको अलग से पढ़ा जाए। इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया? ट्रांस रेंज। अब देखिए नंबर 3, देखिए कहाँ, अब बताइए ट्रांस का विस्तार कहाँ होगा? बताओ। ट्रांस का अगर विस्तार आपसे पूछे कि कहाँ है, तो क्या बोलोगे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसका विस्तार भी कहाँ होगा? लद्दाख और
जम्मू कश्मीर, और इधर कहाँ होगा? तिब्बत में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और तिब्बत में। इसका विस्तार चीन में तो है नहीं। अब आप सवाल पूछिएगा कि सर तिब्बत तो चीन का ही हिस्सा है। आप कहिए सर तिब्बत तो चीन का हिस्सा है, फिर आप ये क्या बोल रहे हैं तिब्बत अलग चीन अलग, ये क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली चीन का तिब्बत पर कब्जा है, पॉलिटिकली कब्जा है। भूगोल के हिसाब से तिब्बत अलग है और चीन अलग है। मान लीजिए अमेरिका भारत पर कब्जा कर ले या भारत अमेरिका पर कब्जा कर ले, इम्पॉसिबल है, लेकिन मान लो भारत अमेरिका पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका भारत थोड़ा ना हो जाएगा। भूगोल के हिसाब से अमेरिका एक अलग भाग है, भारत एक अलग भाग है। यानी तिब्बत चीन का हिस्सा है, तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन तिब्बत को हम ज्योग्राफी के हिसाब से अलग मानते हैं और चीन का हिस्सा अलग मानते हैं। यानी काराकोरम का विस्तार चीन में भी है, तिब्बत में भी है, लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन ट्रांस का विस्तार केवल तिब्बत में है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यह है ग्रेटर हिमालय, यह है ग्रेटर हिमालय। अब देखो ग्रेटर हिमालय का विस्तार देखना कहाँ है, ये कौन सा राज्य है बताओ? कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद दिखाई दे रहा है ना उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल। ये कहाँ चल रहा है भैया? नेपाल में। यहाँ तक कहाँ आ गए? उत्तराखंड के बाद यहाँ तक आ गए नेपाल में। इसके बाद सिक्किम, नेपाल के बाद थोड़ा सा ये जो भूमि लग रहा है आपको, ये कौन सा जगह है? सिक्किम। सिक्किम के बाद भूटान, ये कौन सा जगह है? भूटान। अब भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे। यानी ग्रेटर हिमालय का विस्तार, ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कह रहे थे, हिंदी में बृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, उसका विस्तार कहाँ दिख रहा है आपको? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। एकदम क्लियर है ना? अब आइए इसी के पैरेलल बाकी पर्वत जो तीनों है वो सब इसी के पैरेलल है। ये मिडिल हिमालय है नंबर 4, सेम राज्य में। ये शिवालिक है नंबर 5। शिवालिक क्या है भैया? यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे। शिवालिक क्या है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। शिवालिक पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर में तो है, सुन लो, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाउंड्री लगता है। हिमाचल प्रदेश में तो है, पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बाउंड्री लगता है। आप जाएंगे इधर से जम्मू कश्मीर तो जम्मू जाएंगे तो लुधियाना से आगे बढ़ेंगे, पंजाब में लुधियाना से आप जाएंगे, बस से जाओ या ट्रेन से जाओ तो रास्ते में आपको पंजाब में एक जगह पठानकोट, नाम सुना होगा, तो पठानकोट में भी पहाड़ मिलता है ना, तो पठानकोट में जो पहाड़ उस शिवालिक पर्वत ही तो है। यानी शिवालिक पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जम्मू और पंजाब के बॉर्डर पे, फिर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, और फिर नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे, फिर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे, फिर सिक्किम और बंगाल के बॉर्डर पे, भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर। समझ में आ रहा है सबको ना? अब आइए यहां पर यूपी का और बिहार का बॉर्डर लग जाता है, यूपी बिहार का। अब देखो एक पहाड़ यहां से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, जो कहां का है भैया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपने अभी लिखा है आना मम्मी, आना मम्मी जो लिखा वो यही आना मम्मी है क्रम से। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। मैपिंग भी आपका क्लियर हो रहा है, आपका मैपिंग भी क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इन राज्यों में पूर्वांचल रेंज का विस्तार है। इधर असम हो गया, यहां पर त्रिपुरा हो गया। क्लियर है? तो अब अगर आपको इन पहाड़ों को अरेंज करने के हैं, अगर इन पहाड़ों को अगर आपको हम अरेंज करने के लिए बोले कि इनको अरेंज कीजिए आप उत्तर से दक्षिण, तो अरेंज कर देंगे आप। मैप में ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ। तब अरेंज कर लोगे ना भाई। सबसे नॉर्थ में कौन है? काराकोरम, फिर कौन है? ट्रांस, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और उसके बाद पूर्वांचल हिमालय। यानी कि जो लिस्ट बनाया था वो नॉर्थ से साउथ ही बनाया था। जो लिस्ट लिखा था 1 से लेकर के 6 तक वो लिस्ट क्या था? अरेंज था। जो मैंने सिलेबस लिखवाया वो एक तरह से अरेंज्ड वे में ही लिखवाया था, वैसे ही लिखा हूं। यानी कि काराकोरम सबसे नॉर्थ में, उसके बाद ट्रांस, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय,
उसके बाद शिवालिक हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल हिमालय। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कहीं पीर पंजाल आपने लिखवाया ही नहीं। एक पीर पंजाल पर्वत भी हम सुनते हैं, आपने कहीं जौस्कर श्रृंखला तो लिखवाया ही नहीं। तो देखो भाई, जो मिडिल हिमालय है ना, उसी को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। मिडिल हिमालय को ही जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, अभी आप चाहे तो लिख लें, लेकिन मिडिल हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मिडिल हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, ये सब लिखवाएंगे बाद में, अभी छोड़ दीजिए, सुन लीजिए केवल। जब मिडिल हिमालय पढ़ाएंगे तब भी लिखवाएंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिडिल हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। मिडिल हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? धौलाधर। मिडिल हिमालय को ही उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल। मिडिल हिमालय को ही नेपाल में बोलते हैं महाभारत रेंज, है ना। मिडिल हिमालय को ही अरुणाचल प्रदेश में डाफला और अबोर रेंज के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ग्रेटर हिमालय के साथ लगा हुआ एक पहाड़ है जिसको हम लोग जौस्कर श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालय की एक शाखा है जम्मू कश्मीर में, जिसे क्या बोला जाता है? जौस्कर रेंज। तो मतलब इन्हीं पहाड़ों का हिस्सा है पीर पंजाल, जौस्कर, धौलाधर, महाभारत, इसी पहाड़ का हिस्सा है। यदि आप ये समझ गए कि कौन नॉर्थ में कौन साउथ में, और ये जान गए किस पहाड़ को कहाँ क्या बोलते हैं, तो उसको भी रेंज आप आराम से कर लेंगे। जैसे ट्रांस रेंज जो है उसको जम्मू कश्मीर में लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर में क्या जानते हैं? लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। काराकोरम को तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत का नाम सुना है ना? भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? कैलाश पर्वत। तो जो काराकोरम पर्वत है उसी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। जब डिटेल हम पढ़ाएंगे सबको तो वहां ये सब नाम हम लिखवाएंगे, किस पहाड़ को कहां किस नाम से जानते हैं। हो गया, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब उसी तरह से दक्षिण भारत के पर्वत के लिए भी एक मैप बना लीजिए। आप भी बना लीजिए। दक्षिण, अभी हम माउंटेन पढ़ा रहे हैं, अभी हम इस क्लास में सुन लीजिए पर्वत पढ़ा रहे हैं। अब पर्वत में आज पहली क्लास है, भूगोल की आज पहली क्लास है, और हम लिखवाए हैं कि भैया अभी सिलेबस की पर्वत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत में सुन लो, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं स्पेशली। उत्तर भारत में हम लोग 6 पर्वत पढ़ेंगे, जिसमें काराकोरम देखा आपने, ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। और दक्षिण भारत के पर्वत का मैप बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? अरावली, विंध्यन, अरावली का नाम सुना होगा, अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, विंध्याचल देवी का मंदिर सुना है ना? विंध्याचल में माता है, मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वत है, जहां विंध्याचल देवी भी हैं। तो विंध्याचल पर्वत या विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल, नीलगिरी की पहाड़ी नाम सुना होगा आपने, नीलगिरी हिल नाम सुना होगा, जहां पर ऊटी है, ऊटी का नाम तो सुना होगा, एक हिल स्टेशन है ऊटी जो नीलगिरी के पहाड़ी पर तमिलनाडु में है। ठीक है, तब समझिए बात आप लोग। दक्षिण भारत के पर्वत का एक मैप बना लीजिए। बनाइए इतना, आप यहां तक भी बना सकते हैं, यहां तक बना के छोड़ दीजिए यदि आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो। ठीक है, बनाइए। बहुत लोग तो डर रहे हैं, एकदम एक एक करके हाथ चला रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम जैसे जैसे हम आए हैं बस किसी तरह पूरा हो जाए। नहीं बनाने, साउथ इंडिया में ऐसे भी काम चल जाएगा, इतना भी कर लो तो काम हो जाएगा। दक्षिण भारत के पर्वत के लिए अगर इतना भी कर लोगे ऐसे ना, तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बना लीजिए, रफ एंड टफ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया सबका? बनाइए बनाइए, थोड़ा सा गति बढ़ा लीजिए। देखिए, ये अरावली पर्वत है नंबर 1। इसका विस्तार, अरावली पर्वत की शुरुआत कहां से हो रहा है? गुजरात से। अरे जो दोनों कान आप देख रहे हैं क्या है? गुजरात है। अरावली पर्वत का कहां शुरुआत आप देख रहे हैं? गुजरात से। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद दिल्ली है। यानी इसका विस्तार गुजरात से लेकर कहां तक है? दिल्ली तक है। जब हम अरावली पढ़ाएंगे अलग से तो वहां हम बताएंगे, अभी यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तत्काल देख लीजिए इसका विस्तार कहां कहां हो सकता है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। सबसे ज्यादा विस्तार कहां दिख रहा है आपको? राजस्थान में। सबसे ज्यादा विस्तार कहां दिख रहा है? गुजरात में थोड़ा सा है। गुजरात में इस पर्वत का विस्तार बहुत कम, थोड़ा सा है। ज्यादा विस्तार कहां है इसका? राजस्थान में। और सबसे कम विस्तार कहां है? दिल्ली में। तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर दिल्ली तो उत्तर भारत में आता है, इस पहाड़ को अब दक्षिण भारत के पर्वत में क्यों रखे हैं? कुछ लोग ये सोच रहे हैं मन में
कि दिल्ली तो उत्तर भारत में आता है, फिर ये पहाड़ को आप दक्षिण भारत में क्यों रखे हैं? ना वो तो बीच वाला भारत में रख देते, मध्य भारत के पहाड़, ये दक्षिण भारत में पच नहीं रहा है। पचाइए, देखिए अरावली पर्वत का जो विस्तार था एक जमाने में कहाँ तक था? लक्षद्वीप तक था। विद्वानों का मानना है कि इसका विस्तार एक जमाने में समुद्र के अंदर कहाँ तक था? लक्षद्वीप तक था। लेकिन आज ये पर्वत कटते कटते क्या रह गया है? मात्र यहाँ तक रह गया है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत, जब धरती का निर्माण हुआ, जिस युग में इस धरती का निर्माण प्रारंभ हुआ, उसी युग में इस पर्वत का निर्माण हुआ था, यानी कैम्ब्रियन युग में। सबसे प्राचीन एजोइक कैम्ब्रियन युग, जिसमें धरती का निर्माण शुरू हुआ, समुद्र आया और धरती का निर्माण हुआ, सागर, महासागर और महाद्वीप, कॉन्टिनेंट और ओशियन जिस युग में बना, शुरुआत हुआ इस धरती का निर्माण, उसी युग में इस पर्वत का निर्माण हुआ है। जब ये पर्वत बना था तो इसकी चोटी हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, यानी जिस टाइप का माउंटेन हिमालय है उसी टाइप का माउंटेन अरावली भी था। यानी हिमालय फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। दुनिया में जितने ऊंचे पर्वत हैं, जिनमें दुनिया में जितने भी पर्वत हैं जिसमें ऊंचे ऊंचे पिक्स हैं, हाईएस्ट पिक हैं, उस पर्वत को हम बोलते हैं मुर्दार पर्वत। वर्तमान में पूछा जाए कि दुनिया के ऊंचे ऊंचे पिक्स, ऊंचे ऊंचे शिखर किस प्रकार के पर्वत में मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत। यानी हिमालय क्या है? बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। काराकोरम क्या है? बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। रॉकी उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उसके अलावा अफ्रीका में एटलस, यूरोप में आल्प्स और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब जितने भी पर्वत हैं इन सब में ऊंचे ऊंचे शिखर मिलते हैं। बर्फीले शिखर, ऊंचे शिखर मतलब ज्यादा ऊंचाई होगा शिखर का तो ऊपर में बर्फ मिलेगा, ठंडी मिलेगा। यानी कि जितने भी ऊंचे और बर्फीले शिखर हैं, पूछा जाए ये किस प्रकार के पर्वत में मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? फोल्ड माउंटेन। क्लियर है? यानी कि अरावली पर्वत भी एक जमाने में हिमालय से ऊंचा हुआ करता था। इसके पिक्स माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे थे। इसका मतलब ये भी अपने जमाने में क्या था? फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन था? फोल्ड माउंटेन। लेकिन हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कैसा फोल्ड माउंटेन है? न्यू फोल्ड माउंटेन। अरावली दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, इसीलिए आज घिस करके क्या रह गया है? ये नीचे रह गया है। तो ये फोल्ड माउंटेन है, नो डाउट, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है, लेकिन घिस के नीचे रह गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेसिडुअल माउंटेन। जो बच जाता है कट छट करके उसको क्या बोलता है? रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? अवशेष। इसीलिए इसका नाम है अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत आज किसका एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत का, रेसिडुअल माउंटेन का। पर सबसे प्राचीन काल में जब ये बना था उस समय किसका एग्जाम्पल था? ये फोल्ड माउंटेन का, बलित पर्वत का। तो अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, आज कट छट कर इतना दूर रह गया है। यानी मैक्सिमम पार्ट इसका दक्षिण भारत में ही था। अगर चट्टानों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका मैच किससे करता है? दक्षिण भारत के चट्टानों से। इसीलिए इस पहाड़ को हम उत्तर भारत में नहीं रखते, कहां रखते हैं? दक्षिण भारत में। अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में। कहां से शुरू होती है? गुजरात से। और कहां तक जाती है? दिल्ली के जेएनयू तक। दिल्ली में कहां तक जाती है? जेएनयू तक। और जेएनयू वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? तो जवाहरलाल नेहरू जेएनयू तक इसका विस्तार माना जाता है। अब आइए, एक और पर्वत है, सुन लो, एक और पर्वत है जो गुजरात से ही शुरू होता है और कहां तक आता है? झारखंड तक। गुजरात से शुरू होकर कहां तक आता है? यह अरावली पर्वत है। नंबर 1 जो लिखा हूं ना, अब जो लोग अभी आए हैं तत्काल क्लास में, वह बगल में अरावली पर्वत लिख दें। इसका नाम क्या लिख दीजिए आप लोग? अरावली पर्वत। अरावली। क्लियर है? अब देखिए एक पर्वत और है जो कहां शुरू हो रहा है? गुजरात से। गुजरात से कहां तक? झारखंड तक। तो गुजरात से झारखंड मतलब क्या? उड़ के चला जाएगा झारखंड। रास्ते में क्या मिलेगा? यूपी और एमपी का बॉर्डर, यूपी और एमपी का बॉर्डर, और उसके बाद बिहार, तब झारखंड। यानी इसका विस्तार कहां से? गुजरात से शुरू होता है और कहां तक है? झारखंड तक है। मतलब गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर है, उसके बाद बिहार में है और उसके बाद झारखंड में है। इस पर्वत का नाम है विंध्यन पर्वत। ये नंबर 2 का पर्वत है, इसको बोलते हैं विंध्यन पर्वत। इसी को उत्तर प्रदेश के लोग विंध्याचल पर्वत कहते हैं। यूपी में इस पर्वत को लोग क्या कहते हैं? विंध्याचल। लेकिन यूपी में बोलते हैं विंध्याचल, लेकिन बिहार में इसी पर्वत को बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी। विंध्यन पर्वत को ही बिहार में क्या बोलते हैं जी? कैमूर की पहाड़ी। ये जो गया में, सासाराम में, भभुआ में और जमुई में जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वो सब पहाड़ किसका एग्जाम्पल है? विंध्यन पर्वत का। वो सब कैमूर के पहाड़ी का हिस्सा है। हालांकि जमुई में जाएंगे तो लोकल में उसका नाम कुछ और मिलेगा, गया में जाएंगे तो लोकल में उसका नाम, जैसे गया में जाइएगा तो ब्रह्मज्योनि पहाड़ी, उसके बाद
प्रेतशिला पहाड़ी, प्रेतशिला के बाद रामशिला पहाड़ी, कई सारा इस तरह के पहाड़ी का नाम है। लोकल में हर पहाड़ी का लोग नाम दे दिए। वहां तो प्रेत और भूत नाम रहेगा ही। गया में पिंडदान होता है, पितृपक्ष मेला हाल ही में निकला है, लोग अपने पूर्वज को पिंड देते हैं, तो किसी पर्वत का नाम प्रेतशिला रख दिया, किसी को भूतशिला रख दिया, तो ये सब नाम वहां मिलेगा आपको, धार्मिक नाम मिलेगा। रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मजोनी पहाड़ी, ये सब था। मैं गया में रहा हूं 9 साल, इसलिए उन पहाड़ी का नाम पता है मुझे। जमुई में जाइएगा तो कुछ और नाम है, भभुआ में जाइएगा तो उन पहाड़ी का कुछ और लोकल नाम है, पर सब किसका हिस्सा है? विंध्यन पर्वत का। अब विंध्यन पर्वत को कलेक्टिव रूप से बिहार में क्या बोलते हैं? कैमूर की पहाड़ी। यही इसी विंध्यन पर्वत को झारखंड में भी कहा, सुन लो, पूरे झारखंड में पहाड़ मिलेगा आपको, उत्तरी झारखंड में भी और दक्षिणी झारखंड में भी। पूरे झारखंड में आपको पहाड़ मिलेगा, उत्तरी झारखंड और दक्षिणी झारखंड दोनों में आपको पर्वत मिलना है। उत्तरी झारखंड में जो पर्वत मिलेगा आपको, नॉर्थ झारखंड में जो पर्वत मिलेगा आपको, उसको बोला जाता है पारसनाथ की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पारसनाथ। नाम सुना होगा आपने, कभी यात्रा किए होंगे हजारीबाग धनबाद का, तो रास्ते में अगर पटना से भी चलिए या गया से चलिए तो रास्ते में एक स्टेशन मिलता है गोमो के बाद, जिसका नाम है पारसनाथ। इधर से जाएंगे ना तो कोडरमा, हजारीबाग गोमो नहीं, पहले ही गोमो से पहले हजारीबाग मिलेगा, पहले कोडरमा, फिर मिलेगा हजारीबाग, और उसके जस्ट बाद जो स्टेशन मिलेगा वो कौन है? पारसनाथ। स्टेशन का नाम भी पारसनाथ है। वहां से खिड़की से देखिएगा ट्रेन से सामने तो आपको पहाड़ी दिखेगा। वो कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ की पहाड़ी। यानी विंध्यन पर्वत को ही उत्तरी झारखंड में क्या बोलते हैं? पारसनाथ। उत्तरी झारखंड में पारसनाथ। इसी पहाड़ को बिहार में कैमूर की पहाड़ी। कैमूर का जंगल आपने सुना होगा। भारत में सबसे अधिक जंगल का विस्तार किस जिले में है? कैमूर में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही भारत में बिहार में सबसे ज्यादा जंगल। पूछा जाए बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट का विस्तार किस जिले में है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। विंध्यन पर्वत हो गया। इसके बाद इसी के पैरेलल गुजरात से ही एक पर्वत शुरू होता है। इसका ये 3 नंबर का पर्वत है, इसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ नॉलेज बढ़ रहा है? बढ़ना चाहिए। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत है। अब देखो सतपुड़ा का विस्तार अगर देखो, एक नजर में देखो आप, तो देखो गुजरात में है, ये तो दिख रहा है गुजरात में है, पर इस बार यूपी में नहीं जाएगा। ये तो खुद ही यूपी एमपी के बॉर्डर पे था, नीचे एमपी ऊपर यूपी, तो इसके नीचे वाला पर्वत तो पूरा एमपी में आ जाएगा। अब तो किसी के बॉर्डर पे होगा नहीं, बात समझिएगा। ऊपर में यूपी था विंध्यन के और नीचे में एमपी था, तो यूपी एमपी के बॉर्डर पे विंध्यन तो था ही, लेकिन सतपुड़ा पूरा का पूरा पहाड़ एमपी में आ गया। यानी गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, और नीचे आइएगा थोड़ा तो छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा। यानी इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। यहां पर बिहार पड़ने वाला अब नहीं है। यानी कि इसका विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में है। पूरे पर्वत का नाम क्या है? सतपुड़ा। आपने सुना होगा सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने जंगल, अटपटे जंगल। एक कविता था पढ़ना हम लोग को हिंदी में, 8वीं 9वीं क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा किस क्लास में था, पर एक कविता पढ़ना था हम लोगों को। सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने जंगल, अटपटे जंगल। कभी सतपुड़ा में जाइए आप तो एक जगह है पंचमढ़ी। सतपुड़ा पर्वत में ही एक जगह कौन सा है? पंचमढ़ी। उसको बोलते हैं हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमढ़ी। अगर आपको पंचमढ़ी जाना हो तो आप जबलपुर जाइए पहले, या डायरेक्ट पटना से 1-2 ट्रेनें जाती हैं वहां पर। पिपरिया एक स्टेशन है, पिपरिया। आपको अंतिम रूप से कहां उतरना पड़ेगा? पंचमढ़ी जाना हो तो पिपरिया। अब पिपरिया से आगे ट्रेन नहीं जाती, फिर वहां से ऑटो से जाइए, कार से जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, बस से जाइए, पर वहां ट्रेन पिपरिया तक ही जाती है। तो डायरेक्ट पिपरिया भी ट्रेन पटना से 1-2 जाती है, लेकिन ऐसे अगर जाना है आपको तो पहले जबलपुर जाइए और फिर वहां से आप पिपरिया जाइए। जबलपुर जाने का फायदा यह है कि वहां पर नर्मदा नदी में एक वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल, जबलपुर में ही है। पहले उसको देख लीजिए दिन में, रात में वहीं रुक जाइए, जबलपुर में आराम कर लीजिए, शाम तक पहुंचे 3 बजे तक जबलपुर, धुआंधार फॉल देखने के बाद रात में रेस्ट कर लीजिए, और सुबह जनशताब्दी जाती है 5 बजे पिपरिया पहुंच जाइए। और वहां से फिर आप अंदर जाइए तो पूरा जंगल है, वो टाइगर रिजर्व है पूरा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सुनिए, उस पूरे टाइगर, जहां पर पिपरिया बोल रहा हूं ना, वो पूरा इलाका है। अभी वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52 शायद, 51 है, 52 अब नया जुड़ा है, 52 हो गए। 52 टाइगर रिजर्व हो, उनमें से एक टाइगर रिजर्व कहाँ है? सतपुड़ा के पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में। कहां पर? पिपरिया के पास। वहीं से शुरू होता है, लिखा रहता है मेन, जैसी एंट्री कार में बैठ के निकलेंगे तो एक गेट बना है, उस पर लिखा है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। यानी कि अभी तक याद इसलिए मुझे है क्योंकि मैं एक बार गया, शेक्सपियर ने क्या कहा? घूमने वाले जेब से गरीब होते हैं लेकिन दिमाग से अमीर होते हैं।
घूमने वाले जेब से गरीब होते, इसलिए कभी जहां आप घूम लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं चीजों को, आप भूलते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहां बैठे बैठे हम पूरे भारत घुमाते रहेंगे, यहीं पर वो सीन क्रिएट करते रहेंगे वाटरफॉल का, यहीं पर सीन क्रिएट करेंगे पंचमढ़ी का। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो कभी नहीं भूलेंगे आप। कहाँ है भैया? पंचमढ़ी में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पंचमढ़ी में। तो पंचमढ़ी इसी पहाड़ में है। तो गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को क्या कहा जाता है? राजपीपला रेंज। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत पढ़ाएंगे अलग से, तो वहां लिखवाएंगे, अभी सुन लीजिए सिर्फ। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को क्या बोलते हैं? राजपीपला श्रेणी। इसी पहाड़ का नाम गुजरात में राजपीपला है। इसी पहाड़ को मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी, इसी पहाड़ को मध्य प्रदेश में महादेव रेंज, महादेव की पहाड़ी, इसी पहाड़ को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मैकाल रेंज, मैकाल रेंज, इसी पहाड़ को दक्षिणी झारखंड में, साउथ झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, यानी इसका मतलब विंध्यन पहाड़ी भी जा रहा है झारखंड में, और सतपुड़ा पर्वत भी जा रहा है झारखंड में। उत्तरी झारखंड में कौन है? विंध्यन। और दक्षिणी झारखंड में कौन है? सतपुड़ा। यानी उत्तरी झारखंड को में जो पर्वत उसका नाम क्या है? पारसनाथ। और दक्षिणी झारखंड में जो पर्वत उसका नाम क्या है? राजमहल। क्लियर है ना? राजमहल का नाम आपने सुना होगा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो हिस्ट्री में एक संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह कहां से कहां के बीच हुआ था? भागलपुर से राजमहल के बीच। भागलपुर से राजमहल के बीच एक जगह था जिसका नाम था दमन कोह। दमन कोह, उसी में एक गांव था भगनी डीह, उसी गांव से संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो राजमहल की पहाड़ी दक्षिणी झारखंड में, और उत्तरी झारखंड में कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ की पहाड़ी। इन पारसनाथ की पहाड़ी विंध्यन पर्वत का हिस्सा है, और राजमहल की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और ये दोनों पर्वत किसका एग्जाम्पल है? तो ब्लॉक माउंटेन का, भ्रंश पर्वत का। सतपुड़ा विंध्यन दोनों किसका एग्जाम्पल है? भ्रंश पर्वत का। जैसे भी बताया ना, करावली फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ रेसिडुअल माउंटेन है। उसी प्रकार से विंध्यन सतपुड़ा भी किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। लेकिन आज यह भी क्या है? रेसिडुअल माउंटेन के फॉर्म में, घिस करके काफी नीचे रह गया है। इसका निर्माण भी काफी पहले हुआ था, इसलिए आज भी पर्वत क्या हो गया है? घिस गया है। यानी विंध्यन और सतपुड़ा बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म। लेकिन आज यह क्या है? अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। दोनों किसका एग्जाम्पल है? भ्रंश पर्वत का। लेकिन आज यह किस अवस्था में बचा है? रेसिडुअल माउंटेन के रूप में। क्लियर है यहां तक? अब आइए, इसको अलग से भी पढ़ेंगे हम। अब आइए, ये पर्वत देखिए, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक, यही पश्चिमी घाट है। नंबर 4 ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर कहां तक? कहां तक देख रहे हो? तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री तक। यहां पर क्या है? केरला है, और यहां पर क्या है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री तक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और केरल के सीमा तक है। यानी कहां कहां हो सकता है भाई? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। यानी पूछा जाए पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? 5 राज्य में। कहां कहां? महाराष्ट्र 1 हो गया, गोवा 2 हो गया, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5। ये क्वेश्चन 2016 के आईएएस का पेपर निकालिएगा, 2016 के सिविल सर्विसेज यूपीएससी का पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन निकालिएगा। उसमें क्वेश्चन आया था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें। पहला कोटेशन था कि हिमालय 7 राज्यों से गुजरती है भारत में, और दूसरा कोटेशन था कि ये जो पश्चिमी घाट है वो 5 राज्यों से गुजरती है, और तीसरा कोटेशन था कि कोलेरू झील 2 राज्यों में है, 2 राज्यों में स्थित है। तो कोलेरू नहीं, सॉरी, पुलिकट झील, पुलिकट झील 2 राज्यों में है। तीनों में से कौन सही है? तो पहला कोटेशन गलत था, लेकिन बाकी दोनों सही था। पश्चिमी घाट 5 राज्यों में है, अब पुलिकट झील 2 राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, लोकेशन बेस्ड। इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो वहां पर आपको काम आ जाएगा। यहां तो काम आएगा ही बीपीएससी में, लेकिन आप किसी भी लेवल का परीक्षा दे भारत में, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन तभी दिक्कत नहीं होगा जब आप भूगोल को मैपिंग से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अब आइए, उड़ीसा में महानदी, एक नदी है महानदी, पता है आपको? उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। महानदी 2 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में आकर पुरी के पास, पुरी एक जगह है, पुरी के पास कहां गिर जाती है?
बंगाल की खाड़ी में। इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर, यानी महानदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी कौन सी नदी है भैया? महानदी से लेकर एक पर्वत है जिसका विस्तार उड़ीसा में महानदी से लेकर तमिलनाडु तक है। कहां तक है भाई? तमिलनाडु तक। तमिलनाडु और केरल तक कह सकते हैं आप, यानी कि पश्चिमी घाट नीचे तक है। ध्यान दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पश्चिमी घाट नीचे तक जो पहाड़ है वो कौन है? पश्चिमी घाट। लेकिन जो यही खत्म हो गया यहां से, ये कौन सा है? पूर्वी घाट। नंबर 5, इसका नाम क्या है? पूर्वी घाट। समझ में आ रहा है सबको? पूर्वी घाट उड़ीसा में कहां कहां हो सकता है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। पूर्वी घाट का विस्तार कहां कहां है भाई? उड़ीसा महानदी से शुरू हो रहा है, उसके बाद बीच में कौन आएगा? आंध्र प्रदेश, और फिर कहां आएगा? तमिलनाडु। तेलंगाना में मत कर लीजिएगा। कहां कहां? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आइए कहां मिल रहे हैं? आकर पश्चिमी घाट में आके मिल जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। इसके बाद आइए एक पहाड़ और जो यहीं पर आके मिलता है, छोटा सा पहाड़ है, इसको कर लीजिए आप नंबर 7। नंबर 6 नहीं, नंबर 7 करिए। नंबर 7 पे क्या लिखा था मैंने? पलनी हिल। याद होगा क्या लिखा था? पलनी की पहाड़ी लिखा था। नंबर 7 पे क्या लिखा था? पलनी की पहाड़ी। ये जो छोटा सा पहाड़ दिखा रहे केवल तमिलनाडु में है। पलनी की पहाड़ी कहाँ है? केवल जो टीएल लिखूंगा ना तो समझिएगा तमिलनाडु लिखा हूं। तमिलनाडु को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? टीएन। टीएन मतलब तमिलनाडु, यानी पलनी की पहाड़ी। बस ये छोटा सा, जितना दूर मैंने लिख रहा बनाया है फोटो में, बस इतना ही पलनी की पहाड़ी है। यानी आप देख क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल, ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हो कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल, ये तीनों एक पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसी को बोला गया नंबर 6, नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल यानी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल यानी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी हिल यानी नीलगिरी की पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए, हम आप लोगों से पूछते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी किसका भाग है? पश्चिमी घाट का कि पूर्वी घाट का कि पलनी हिल का? तीनों का। तीनों का भाग दिखाई दे रहा है, पर किसी का भाग नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ी, सुन लो, एक स्वतंत्र पहाड़ी है जहां तीनों आकर मिल जाते हैं। ये किसी का पार्ट नहीं है। नीलगिरी हिल देखने में लग रहा है तीनों का भाग होगा, पर यहां एक स्वतंत्र पहाड़ी है नीलगिरी, जहां तीनों आकर के मिल जा रहे हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल जिस पहाड़ी में आकर मिल जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? बोलो, नीलगिरी हिल। अरे देख के बताओ थोड़ा हमें, किस नीलगिरी की पहाड़ी किस किस राज्य में हो सकता है? थोड़ा सा अनुमान लगा के बताना। कौन सा राज्य है यहाँ? तमिलनाडु। यहाँ कौन सा राज्य है? केरल। और यहाँ कौन सा राज्य? कर्नाटक। इसका मतलब नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है। कहाँ का है भैया? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। नीलगिरी के पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश में नहीं है। यानी कि पूछा जाए कि नीलगिरी के पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। किसका भाग है? बोलेंगे किसी का भाग नहीं है, बल्कि ये क्या है? स्वतंत्र पहाड़ी है जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल आके मिलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। और कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु वाले हिस्से में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम है भैया? ऊटी। ऊटी का पूरा नाम है उटकमंडलम। उटकमंडलम इसका रियल नाम है, पर लोग शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। ऊटी तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जिसका पूरा नाम है उटकमंडलम। गुस्सा में बोलिए तो उटकमंडलम बोलेंगे, अब अगर प्यार से बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ऊटी। नहीं, धर्मेंद्र का नाम रहता धीरू। धर्मेंद्र जिसका नाम है उसको क्या बोल देते हैं? धीरेंद्र। तो क्या बोलते हैं? धीरू भाई। उस तरह से उटकमंडलम पूरा नाम है, और प्यार से बोले तो क्या बोले? ऊटी। मतलब जितना ज्यादा प्यार उतना ही नाम छोटा होता चला जाता है। और ज्यादा
तो फिर आवाज ही निकलना बंद हो गया, क्या बोले। हाँ जी, हैं? वो सब बताएंगे। दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, ये बताएंगे। किसका? हाँ, डॉल्फिन नोज है उसी के पास, वो श्रीहरिकोटा जो है ना उसके आसपास पड़ता है डॉल्फिन नोज, पूर्वी घाट के आसपास। वो सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। क्लियर है? ये समझ गए आप लोग? अब आपको अगर पूछे कोई नॉर्थ से साउथ इन पहाड़ कर देंगे रेंज आप आसानी से, और मोटा मोटी बता भी देंगे कौन सा पहाड़ किस राज्य में विस्तृत है। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट, एक बड़ा सा मैप बनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत कुछ समाहित होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पेज लेना होगा। एक व्यक्ति अपना कॉपी थोड़ा पकड़ा दीजिए तो बच्चों को बता दें कैसे लेना है पेज। लाइक कॉपी दीजिए ना, बनाएंगे तो नहीं। देखिए भाई, इस तरह से कॉपी को पैरेलल आपने रखा होगा, इसको ऐसे कर लीजिए क्योंकि पूरे पेज में एक फोटो आने वाला है, एक फोटो पूरे पेज में बनेगा। और सुनिए, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक पूरे पेज में एक फोटो बनेगा आपका, और आपका जो दाहिना हाथ है आपके तरफ से जो पड़ेगा, किधर पड़ेगा? ये दाहिना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ पे एकदम नीचे में आकर के इंडिया का मैप बनाइएगा। ज्यादा बड़ा नहीं, इंडिया से हमको ज्यादा लेना देना इस बार इस फोटो में नहीं है। नीचे आकर के एक मैप बनाइएगा, ऊपर में जगह काफी होना चाहिए, इंडिया के ऊपर, और इस तरफ भी काफी होना चाहिए। बस 20% या लगभग 15% में इंडिया का एक मैप बनाइए अपने कॉपी में, कि 15% हिस्से में नीचे आकर इंडिया का एक मैप बनाइए। ऊपर में काफी जगह चाहिए और इधर काफी जगह चाहिए। जिनका कॉपी इस तरह का है, मुड़ता है, वो यहां से लेकर यहां तक बना ले, और जिनका नहीं मुड़ता है वो यहां से लेकर के यहां तक बना ले। क्लियर है? अब हम पहले बनाते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। देखिए, जैसे देखिए आप अपने दाहिने तरफ, जैसे मान लीजिए पूरी कॉपी आपकी है यही, दाहिनी तरफ 20% हिस्से में इंडिया का मैप बनाइए। ऊपर में काफी जगह होना चाहिए, इधर बस एक लाइन खींचने भर जगह रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। और इंडिया छोटा ही बनाइए, इस अंदर में कुछ करना नहीं हमको, और इधर में यहां तक काफी जगह होना चाहिए, है ना। अगर मैं मान लीजिए कोई पहाड़ बनाता हूं इस तरीके से, जितना बड़ा मैं लाइन खींचूं उतना बड़ा आप मत खींच दीजिएगा, वरना पता चला कि आपका कॉपी एक ही पहाड़ में भर गया। तो इसलिए भैया बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए आप लोग। पेज गिरा हुआ है आप, हाँ बनाइए ना पूरा, एकदम छोटा कर दिया आपको एकदम। ठीक है, चल रहने दीजिए, ठीक है, बनाइए पूरा मैप। नहीं, इतना ही बनाना है। पूरा बनाना होता तो हम आपको जगह छोड़वाते नहीं, नीचे में कुछ नहीं छोड़ना है जगह, नीचे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए। घबराओ मत, बना लो बना लो। हम समझ रहे हैं तुम्हारी परेशानी को, भाप रहे हैं दूर से ही। क्या कि परेशान जिनको मैप बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, उनका एकदम पसीना निकल रहा है कि भैया आप करें क्या। बनाना तो पड़ेगा। क्लास हमारा अंत होते होते वर्ल्ड का नक्शा और भारत का नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो हमसे भी बेहतर बना देते हैं। कुछ बन गया, बना लिए। इधर थोड़ा सा जल्दी कर ले। तुम तो एकदम 2 रुपये के सिक्के के बराबर बना रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। एकदम छोटा का मतलब तुम तो 200% कुछ लोग 2 रुपये के सिक्का लेकर रगड़ दिए। चलिए, हो रहा है ना, चलिए बनाइए। अब यहां पर देखिए, आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले नीलगिरी गांठ। क्या देखा उसके अंदर आप लोगों ने? नीलगिरी गांठ में आप लोगों ने क्या देखा? नीलगिरी गांठ में आप लोगों ने क्या देखा कि भाई जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल मिलते थे उसको नीलगिरी गांठ बोलते थे। उसी प्रकार से इंडिया, देखो ध्यान से, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और इधर से आइए चीन, इसके बॉर्डर पे एक गांठ है जहां कई सारे पहाड़ आकर के मिल जाते हैं। जिस तरह का गांठ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे था, उसी तरह का एक गांठ बोलते हैं कब, जब 2 चीज मिला दीजिए तो उसका वहां पर क्या पड़ जाता है,
गांठ पड़ जाता है, नॉट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। तो यहां पर भी एक नॉट है, यहां पर भी एक गांठ है, जिसकी बाउंड्री किससे लग रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से लग रहा है। इस गांठ का नाम है पामीर गांठ। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी लिखिएगा मत, पामीर नॉट, या इसी को बोलते हैं पामीर प्लेट्यू, यानी पामीर गांठ या पामीर का पठार। बना लीजिए आप भी, लेकिन जो लिखिएगा नाम थोड़ा सा ऊपर आके लिखिएगा, इधर बगल में मत लिख दीजिएगा। यहाँ पहाड़ का चित्र बनना है, इसलिए थोड़ा सा तीर निशान को काफी ऊपर ले जाइएगा। और ऊपर में पामीर घाट, ये कहाँ पर है भाई बताओ, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना में है। बनाइए। इस गांठ का विस्तार कहाँ कहाँ है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन में है। पामीर गांठ, पामीर प्लेट्यू, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पामीर गांठ का ना दुनिया की छत बोलते हैं। पामीर गांठ या पामीर के पठार को क्या बोलते हैं, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर गांठ को दुनिया की छत या विश्व की छत कहा जाता है। बनाइए। अच्छा पहले हम बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सुनिए, जो पहाड़ हम बना रहे हैं ना, आप लोग भी थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाइएगा। यहां पर काफी जगह रहने दीजिएगा। 2 पहाड़ बनाइए, और इसको तो पहचान रहे होंगे आप लोग, काराकोरम है, ये तो पहचान रहे नहीं पहाड़ को। इस पहाड़ को आप लोग पहचान रहे हैं, नीचे वाले को, ये कौन सा पहाड़ है, काराकोरम। और 2 पहाड़ यहाँ चीन से आया, यानी इसी गांठ में काराकोरम भी आकर मिल गया, और इसी गांठ में चीन की तरफ से भी 2 पर्वत आकर के मिल गया। क्लियर है। जो चीन की तरफ से आके मिला, सबसे ऊपर वाला पर्वत, इसका नाम है तिएन सिएन पर्वत। तिएन सिएन पर्वत। जो दूसरा पर्वत चीन की तरफ से आके मिला, उसका नाम है कुन लून पर्वत। और जो नीचे से ये आया, इसका तो पहचान रहे हैं आप लोग, इसका नाम है कारा कोरम पर्वत। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी भी सेम है। तिएन सिएन माउंटेन, इसका कुनलुन, CUNLUN, कुनलुन पर्वत। क्लियर है। जगह एक्चुअली कम पड़ जाता है, दोनों भाषा में लिखना मुश्किल हो जाता है। तो नाम है तो नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों में सेम ही होगा, नाम अलग अलग नहीं होता। देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पामीर गांठ है, अगर आपको दिख रहा है, जो लाइव में भी देख रहे हैं उनको ही बता दूं कि पामीर गांठ जो आपको दिख रहा है, ये पामीर गांठ का विस्तार आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन में है। और इसमें कई सारे पर्वत आके मिलते हैं, तभी तो इसका नाम में गांठ लगा। तो कौन कौन से पर्वत मिल रहे हैं इस साइड से, तो तिएन सिएन, कुनलुन और काराकोरम। क्लियर है। तिएन सिएन और कुनलुन ये दोनों कंप्लीटली चाइना में है, किसी और देश में नहीं है। ये दोनों कंप्लीटली कहाँ हैं, चाइना में। लेकिन काराकोरम हम लोग देख चुके हैं, लद्दाख, कश्मीर और तिब्बत और चीन, ये हम देख चुके हैं। लद्दाख में भी है, कश्मीर में भी है, तिब्बत में भी है और चीन में भी है। बना लिया आप लोगों ने। और इस साइड में जो बोला था, एक लाइन खींचने भर जगह छोड़िएगा, यहाँ भी एक पहाड़ है। इस साइड में अगर देखेंगे, इंडिया के पूरब में देखेंगे जस्ट, तो यहाँ पर एक देश है म्यांमार, बर्मा, जिसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे, बर्मा, जिसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून। अब राजधानी है नेपिटो। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, नेपिटो। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है स्टूडेंट्स, नेपिटो। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून, पुराना नाम बर्मा। बर्मा इधर कौन सा देश है, म्यांमार। विद्वानों का कहना है, इसको अगर बना ली, इतना बना लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बनाइए बनाइए, ये सब इसको बना लेंगे आप लोग। इस साइड में म्यांमार है, बर्मा है। बर्मा का बर्मा पुराना नाम, आवाज का नाम म्यांमार। पुरानी राजधानी कहाँ थी, रंगून। आज राजधानी कहाँ है, नेपिटो। तो बर्मा है, म्यांमार है। विद्वानों का कहना है, देखो कि जो ग्रेटर हिमालय भी आपने देखा, अभी आपने देखा ना, महान हिमालय, जिसका विस्तार कहाँ था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के
बॉर्डर पे आपने देखा तो ये पर्वत जो है आ रहा है ग्रेटर हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। विद्वानों का कहना है कि पर्वत यहीं तक नहीं है। ये जो आप ग्रेटर हिमालय आप देख रहे थे वो यहीं तक अंत नहीं हुआ, यही पर्वत आगे बढ़ के म्यांमार में भी चला आया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंडमान निकोबार तक था नीचे तक, लेकिन अब समुद्र के लहरों से कट करके अंडमान निकोबार अलग हो गया और बच गया ये कहाँ तक, म्यांमार तक, म्यांमार तक ही रह गया। यानी ग्रेटर हिमालय का ही विस्तार आगे अंडमान निकोबार तक था। आज अंडमान निकोबार में जो पिक देखते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक जो देखते हैं वो हिमालय का ही भाग है। विद्वान लोग कहते हैं कि वो हिमालय का ही पार्ट था। एक समय में पूरा हिमालय वहां तक कनेक्टेड था, आज कट के म्यांमार तक रह गया हिमालय, अब बाकी अंडमान निकोबार समुद्र के लहरों से कट के अलग हो गया। तो अंडमान किसका भाग है भैया, महान हिमालय का। यानी महान हिमालय का जो हिस्सा म्यांमार में चला आया उसी को बोलते, उस पर्वत का नाम है, उसको म्यांमार के लोग बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत अराकान योमा पर्वत। आप लोग जहां जगह है वहां लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि एकदम यहीं पर लिखिए, नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी कोना में लिख सकते हैं, पर इधर मत लिख दीजिएगा, इधर हमको फोटो बनाना है बहुत दूर तक, इसलिए ध्यान रहे इस साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। यानी ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार कहां तक है भाई, म्यांमार, अब आगे चल के अंडमान निकोबार तक भी लोग मानते थे। आज इसको कटते से अरावली पर्वत, मैंने क्या कहा कि लक्षद्वीप तक इसका विस्तार था, और आज ये कट के रह गया गुजरात से दिल्ली तक। वैसे ये भी आज कट के कहां तक रह गया, म्यांमार तक। तो म्यांमार में जो पहाड़ है, महान हिमालय का जो हिस्सा म्यांमार में है, उसी को बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत पूछा जाए किस देश में है, किस देश में है, नहीं जानकारी तो यहां पर लिख दीजिए म्यांमार। यहीं से एक नदी निकलती है, इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार में पूछा जाए कहां से निकलती है, अराकान योमा पर्वत से। म्यांमार में एक नदी बहती है, इंटरनेशनल रिवर है इरावदी, वो कहां से निकलती है, अराकान योमा पर्वत से। क्लियर है। तो अराकान योमा पर्वत किस देश में है, म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, पुरानी राजधानी रंगून, और आज की राजधानी नैपिटो। नहीं याद रहेगा तो कैसे याद, नहीं पीटो, कैसे याद, नहीं पीटो, जल्दी से बोल दी नहीं पीटो। अब कोई समझ, जैसे कोई पूछे, लिखना नहीं है, बोल के सुना देना है, म्यांमार की राजधानी नहीं पीटो। तेजी से बोल जाइए, पकड़ाइएगा नहीं, धीरे धीरे बोलिए पकड़ा जाए, नहीं पीटो, ये कौन सा है, नहीं पीटो, बोल जाइए, पता नहीं चलेगा। हो गया भाई, समझ गए आप लोग। अब देखिए, दो पहाड़ों के बीच एक प्लेन एरिया होता है, दो पहाड़ों के बीच, इधर से भी एक पहाड़, इधर से भी एक पहाड़, तो दोनों के बीच एक प्लेन एरिया होता है। क्या होता है, एक प्लेन एरिया होता है। और जो प्लेन एरिया होता है, टेबुलस एरिया, उसको बोला जाता है पठार। क्या बोलते हैं उसको, प्लेट्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि दो पहाड़ों के बीच जो टेबल जैसा एरिया होगा, ऐसा शंकु जैसा नहीं। हम पहाड़ किसको बोलते हैं, जो देखने में कोन जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना हो, 1000 मीटर हो, उसे क्या बोलते हैं, माउंटेन। उसे क्या बोलते हैं, पर्वत। लेकिन अगर प्लेन हो, कोई प्लेन हो जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 300 से 600 मीटर के बीच हो, उसे बोला जाता है पठार। तो दो पहाड़ों के बीच जो प्लेन एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग पठार। हर पहाड़ के बीच में प्लेन एरिया होगा ही। कुनलुन और तिएनसियन के बीच भी प्लेन एरिया होगा, तो ये भी एक पठार होगा। कुनलुन और काराकोरम के बीच भी प्लेन एरिया होगा, तो ये भी एक पठार होगा। पर एक चीज जान जाइए आप लोग, ऐसा दुनिया का कोई भी पठार, सारे पठार ऐसा नहीं होते, सारे प्लेट्यू ऐसा नहीं होते। दुनिया का ऐसा कोई भी पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हो, दुनिया का ऐसा कोई भी पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरा हो, उसे बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। क्या बोलते हैं उसको, अंतर पर्वतीय पठार। दुनिया का सारा पठार ऐसा नहीं है, कुछ पठार ही ऐसे हैं जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे हैं। यहां जो पठार होगा वो भी क्या होगा, चारों तरफ से पर्वत से घिरा होगा। यहां जो पठार है वो भी क्या होगा, चारों तरफ से पर्वत से घिरा है। तो दुनिया का ऐसा कोई पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हो, उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, यानी अंतर पर्वतीय पठार। तो कुनलुन और काराकोरम के बीच में जो पठार है उसका नाम है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, हिंदी में क्या बोलेंगे, तिब्बत का पठार। इसको थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत यानी तिब्बत का पठार।
पूछा जाए तिब्बत के पठार किन पहाड़ों के बीच में है, बोलो। कुनलुन और काराकोरम के बीच। किसका एग्जाम्पल है, तो अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। उसी तरह से पूछेंगे आपके सर तो फिर तिएनसियन और कुनलुन के बीच कौन सा पठार है। इसका मतलब पूछा जाए तिब्बत के पठार इंडिया में भी हो गया, तिब्बत में भी हो गया, इंडिया और तिब्बत दोनों में हो गया ना जी। तिब्बत का पठार इंडिया में भी आ रहा है, देख रहे हो ना, तिब्बत के पठार का थोड़ा सा हिस्सा इंडिया में भी तो आ जा रहा है। यानी कि तिब्बत का पठार तिब्बत, चीन और इंडिया, तिब्बत में भी है, चीन में भी है और इंडिया में, तीनों में है। लेकिन कुनलुन और तिएनसियन के बीच जो पठार है वो पूरा का पूरा कहाँ आएगा, चीन में आएगा। इसका नाम है यूनान का पठार। यूनान हालांकि एक देश है यूरोप में, यूरोप का एक देश है यूनान, वो अलग है, उसको ग्रीस बोलते हैं आज। प्राचीन काल में जिस देश को हम यूनान कहते थे, आज उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीस। आप यूनान मैप में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, यूरोप में जाकर के यूरोप के मैप में यूनान ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उसकी जगह पे, ग्रीस। यानी जो यूनानी भाषा था पहले, आज उसी को ग्रीक भाषा कहते हैं, है ना। ग्रीस और यूनान एक ही देश का नाम है, जिसकी राजधानी क्या थी, एथेंस, और आज भी राजधानी कहाँ है, एथेंस। तो यूनान का पठार ये अलग है, पठार का नाम है, वो देश का नाम यूनान है, यहाँ पर पठार का नाम यूनान है। किसके बीच है भैया, कुनलुन और तिएनसियन के बीच। अब किसका एग्जाम्पल है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू का। क्लियर है यहां तक। तो कुछ बात अब लिख लिया जाए इसके बारे में, तब आगे फोटो बनाएंगे। लिखने का काम दूसरा पेज में करिएगा, इस फोटो वाले पेज में नहीं, पेज बदल के लिखिए। लिखिए द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन, लिखिए द प्लेट्यू, कुछ इसके बारे में लिख लीजिए 2-4-5 लाइन, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत न हो। तो लिखिए द प्लेट्यू लिखना है सबको, द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन, हिंदी भी बोलेंगे, द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। हिंदी में लिखिए, ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, ऐसा पठार, दोनों भाषा बोलेंगे, किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पहले हिंदी बोल दें या फिर अंग्रेजी, तो दोनों बोलेंगे। हाँ, जहां नहीं बोल पाए दूसरी भाषा तो आप याद दिला देंगे, सर इसको इसमें भी बोल दीजिए। लिखिए ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरा। अच्छा, जो लिख रहे हैं आप वो समझ भी लिए है ना, कि रटेंगे इसको, आप समझ में भी आ गया। तो लिखिए ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। हिंदी में लिखिए, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू, है ना। अब बार बार हर एक पठार में लिखवाएंगे नहीं बात, ये बात एक बार समझ गए, इसका मतलब ये भी इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है ना, जो हमारा कुनलुन और तिएनसियन के बीच है। क्लियर है ना। अब समझिए आप, तिब्बत का पठार का थोड़ा सा हिस्सा कहां आ गया, इंडिया में भी आ गया। तो इंडिया में कहां आया, लद्दाख में आया। इंडिया में कहां आया, केवल लद्दाख में आया। तो तिब्बत का पठार का जो हिस्सा लद्दाख में पड़ रहा है उसी को बोलते हैं लद्दाख का पठार, उसी को बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। प्लेट्यू ऑफ मतलब है तिब्बत का ही पठार, पर स्पेशली इंडिया में जितना पार्ट है ना, इंडिया के लोग उसे क्या बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। हिंदी में बोलेंगे लद्दाख का पठार। फोटो के अंदर आप लोग भी लिख लीजिए, ऐसे शेड करके लद्दाख का पठार। प्लेट्यू इतना वाला पार्ट को सेट करके, जगह खाली है कहीं पर तो लिख दीजिए वहीं पर लद्दाख का पठार, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। क्लियर है ना, समझ गए। अब लिखिए अगला पॉइंट, पेज पलट लीजिए, जहां लिख रहे थे वहीं आ जाइए। इसको लिख करके फिर उसी पेज में आ जाइए, लिख रहे थे वहीं आ जाइए। लिखिए तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत is the highest plateau in world. Plateau of Tibet is the highest plateau in world. तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार
विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। ब्रैकेट देकर वहीं लिख लीजिए, सागर तल से इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। सागर तल से इसकी ऊंचाई, अंग्रेजी वाले लिख लीजिए, हाइट फ्रॉम सी लेवल 5200 मीटर। हाइट फ्रॉम सी लेवल 5200 मीटर। सागर तल से इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। क्लियर है? अबाउट, कहीं 5100 लिखा है तो घबराना नहीं है। कहीं पर 5200, कहीं 5250 लिख दिया तो अरे सर तो 5200 लिखवाए थे, यहाँ तो 5250 लिखा है। हो सकता है नापने वाला 50 मीटर ज्यादा नाप लिया हो, है ना? वो नहीं, मतलब एवरेज इसकी हाइट 5000 से 5200 के बीच आपको मिलेगा। कहीं कहीं किताबों में जाएंगे कहीं 5000 मिलेगा, कहीं 5100 मिलेगा, कहीं 5200 मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली ज्यादातर सोर्स में क्या मिलता है? 5200। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो ये तिब्बत के पठार, अभी ये जो प्लेट्यू ऑफ लद्दाख है, जब तिब्बत के पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तो जाहिर सी बात है कि जो लद्दाख का पठार होगा इंडिया का सबसे ऊंचा पठार होगा, उसी का हिस्सा है। तो रिवीजन, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। एकदम क्लियर हो गया सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? इसमें मुझे लगता है कि 90% बातें आपको याद भी हो गई होंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है मुझे गलत फील हो रहा हो, मैंने एक एक बच्चा जो है उसको, चाहे उसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो ना हो, फिर भी 90% बात आपको याद हो रहा होगा। अगर ऐसा लगता है कि याद हो रहा है तो ठीक, अगर कुछ चीज समझ में इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, पूछने की पूरी छूट है। ठीक है? अब आइए फिर से फोटो में। अब देखिए, अच्छा एक चीज और अभी उसी में लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए आप लोग। लिखिए, पामीर का पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ पामीर या पामीर प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए आप लोग? अब आते हैं आगे। देखिए, इधर देख लो बच्चा, एक पहाड़ अफगानिस्तान की तरफ से आया और इसी में मिला, एक आया पाकिस्तान की तरफ से और आकर मिल गया। आप छोटा सा बनाइए, क्योंकि हमको यहां तक आना है और भी पहाड़ इधर बनेगा, तो आप एक छोटा सा बनाइएगा। जो अफगानिस्तान की तरफ से आया उसका नाम है हिंदू कुश। उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। गजनवी यहीं से आया था। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से ही आया था ना भाई। गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, जो अफगानिस्तान के अटैकर थे। गोरी भी यहीं से आया था। उत्तरी अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं? गोरी। उत्तरी अफगानिस्तान को गोर साम्राज्य कहते थे, वहीं से मोहम्मद गौरी आया था। और मध्य अफगानिस्तान को गजनी कहते थे। और गजनी लोग कहाँ से आए थे? मिडिल अफगानिस्तान से। तीन अफगानिस्तान को तीन भाग में बांटे, साउथ अफगानिस्तान, मिडिल अफगानिस्तान, नॉर्थ। नॉर्थ वाले को गोर बोलते थे, मिडिल वाले को गजनवी बोलते थे, गजनी। वहीं से मोहम्मद गजनवी आया था लुटेरा, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पता होगा ना आप लोगों को कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूट लिया था बड़ी आसानी से। उसका कोई विरोध भी नहीं किया था। वहां के राजा जो था भीम, उसने उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि छत पर चढ़ के ढोलक बजा रहा था वो, है ना। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को लूटने आ रहा, सट जाएगा, अपने आप सटा लेंगे भगवान शिव जी, है ना। और आराम से लूटा और लेके चला गया सब सामान, कोई विरोध नहीं हुआ। बोला अब शिव जी को लूटेगा, इतना हिम्मत है, लूटो ना, अपने आप सट जाएगा। बात यह है कि हमारे यहाँ जो ठीक है, शिव जी बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ही, नो डाउट दुनिया के निर्माता शिव जी हैं, लेकिन आप जिसको रखे हैं अपने यहाँ, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। तो शिव जी कहे ठीक है, तुम न करोगे हिफाजत तो चलते हैं गजनवी के साथ। कहने का मतलब समझ रहे बात? तो कहने का मतलब है कि आप रक्षा करिएगा देश की रक्षा, भारत के मंदिरों की रक्षा करना। भारत अब वर्तमान में सेकुलर देश है, तो वर्तमान में यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ की चर्च भी है, इन सब की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। अगर कोई मेरे देश के आज की बात करें तो हमारा देश तो हिंदू देश आज केवल है नहीं, हमारा देश मुस्लिम देश भी है, आज ईसाई देश भी है, जैन भी है। यहाँ पर किसी भी चीज को लूटने की कोई कोशिश करेगा तो छोड़ेंगे उसको हम। हमारे मस्जिद को भी लूटेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे जैनी मंदिर को भी लूटेगा तो नहीं छोड़ेंगे। तो भीम को वहां रोकना चाहिए था, लेकिन उसने
रोका नहीं है। बड़े आसानी से करोड़ों रुपए का जवाहरात हीरा क्या किया, लूट करके ले गया। कौन? गजनवी। तो ये अफगानिस्तान का वही क्षेत्र जिसका नाम है कौन सा पर्वत? हिंदू कुश। नाम सुना है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश अगर भारत में होता तो नाम बदल दिया गया होता। ये खैर कि अफगानिस्तान इसलिए नाम नहीं बदला गया। अब आइए, इसमें आधे पर्वत का नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान। अच्छा, एक बात और कर दूं कि यहां पर ब्रैकेट में अफगानिस्तान जरूर लिख लीजिएगा, वरना बाद में पता चले कि कोई और देश मान के बैठे हैं। हिंदू कुश को अंग्रेजी में भी क्या लिखेंगे? हिंदू कुश। सुलेमान पर्वत, सुलेमान। और आधे पाकिस्तान में, सॉरी, आधे पाकिस्तान में इसे बोलते हैं किरथर पर्वत। किरथर पर्वत यानी पर्वत सेम है, पर आधे पाकिस्तान में जो इंडिया की तरफ वाला हिस्सा है उसमें लोग उसका नाम क्या जानते हैं? सुलेमान। अब बाद में जो उसका नाम क्या है? किरथर। पर्वत एक ही है, लोकेशन वाइज नाम केवल बदल गया। जिस सतपुड़ा पर्वत में पर्वत एक ही था, पर आधा पर्वत को कहीं पर महादेव रेंज, कहीं मैकाल रेंज, वैसी पर्वत एक ही है। आधे पाकिस्तान में सुलेमान, आधे पाकिस्तान में किरथर। हिंदू कुश पूरा का पूरा कहाँ है? अफगानिस्तान में। तब आप कहेंगे सर यहां भी कोई प्लेट्यू है क्या? इंटरमाउंट बिल्कुल होगा। दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है? एक प्लेन एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं? पठार। तो यहां भी क्या है? प्लेट्यू है। यहां भी क्या है बच्चा? प्लेट्यू है। तो कैसा प्लेट्यू होगा? यहां भी कौन सा प्लेट्यू भैया? इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। इसका नाम है प्लेट्यू ऑफ पोतवार। प्लेट्यू ऑफ पोतवार यानी पोतवार का पठार। पोतवार का पठार। क्वेश्चन आ जाए, पोतवार के पठार किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का। किसके बीच में है? तो हिंदू कुश और सुलेमान किरथर के बीच में है। कौन से कंट्री में है? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में है। पोतवार के पठार कहां है जी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में है। किस पहाड़ के बीच में है? हिंदू कुश सुलेमान किरथर। किसका एग्जाम्पल है? तो इंटर माउंटेन लिखवाना पड़ेगा अलग से, बार बार तो लिखवाना नहीं, सेम चीज है। अब आइए, एक पर्वत यहां से निकल के आया ईरान में, और दूसरा पर्वत भी कहां आया? ईरान में। ईरान में जो ऊपर में पर्वत आया उसका नाम है एलबुर्ज पर्वत। क्या नाम है? एलबुर्ज पर्वत। और नीचे वाले का नाम है जैग्रोस। एलबुर्ज और जैग्रोस। एलबुर्ज और जैग्रोस, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ईरान में है। ये दोनों के दोनों कहां है? ईरान। वही ईरान जिसको प्राचीन काल में फारस कहते थे। ईरान का ही पुराना नाम क्या था? फारस, जहां से फारसी भाषा आया है, पर्शियन लैंग्वेज। इसको अंग्रेजी में बोलते थे पर्सिया और हिंदी में बोलते थे फारस। आज इसको क्या बोलते हैं? ईरान। ईरान का ही पुराना नाम था, अंग्रेजी में पर्सिया और हिंदी में फारस। यहीं से आए थे पारसी लोग। इंडिया में जो पारसी देख रहे हो ना, पारसी समुदाय, भारत में पूछा जाए कि सबसे कम संख्या में किस धर्म के लोग हैं? पारसी। भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? पारसियों की। इतनी कम है कि वो गायब होते जा रहे हैं। तो सरकार ने उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक प्लान चलाया है जिसका नाम है जियो पारसी योजना। जिसका नाम है जियो पारसी। उसके लिए जनसंख्या बढ़ाइए आप अपना, वरना पारसी इस धरती से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। भारत में इतनी जनसंख्या है, फिर भी एक धर्म के लिए क्या चलाया जा रहा है? जनसंख्या बढ़ाने का प्लान। उस तरह से अभी हाल ही में सुना होगा आपने, मिजोरम में एक जनजाति है जिसकी संख्या बढ़ाने का प्लान अभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने दिया है। वहां 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा जनसंख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके लिए स्पेशली है। ये बिहार में अगर आप जनसंख्या बढ़ाते हैं तो आपको इनाम, अगर यहां वाला इनाम रख दिया जाए तो फिर जनसंख्या परमाणु बम की तरफ फटेगा, है ना। तो यहां तो जब कोई इनाम नहीं है तब तो चलिए, तो भैया एलबुर्ज भी ईरान में, जैग्रोस भी ईरान में। ईरान का पुराना नाम फारस, अंग्रेजी में पर्सिया, यानी फारसी भाषा पर्शियन लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज है। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों के बीच में भी तो पठार होगा। कौन सा पठार? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इनके बीच में भी होगा कौन सा? प्लेट्यू ऑफ ईरान। प्लेट्यू ऑफ ईरान। पूछा जाए कि ईरान का पठार किसके बीच में है? एलबुर्ज और जैग्रोस। लाइव वाले लोग भी जवाब दे सकते हैं कमेंट में, भैया एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच कौन सा पठार है? ईरान का पठार। या ईरान का पठार किसके बीच में है? एलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच में। कौन से देश में है? ईरान में। अब आइए एक पर्वत और सुन लो, थोड़ा सा आगे सुन लेना, ध्यान से सुनो एक बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं।
मैप में काम आएगा। अगर आप मैप देखें तो सबसे पहले क्या मिला? म्यांमार। कौन सा देश मिला? म्यांमार। उसके बाद इंडिया, फिर देखो भूटान, उसके बाद तिब्बत, चीन, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद ईरान। आपका मैपिंग भी तो क्लियर होता जा रहा है भाई। अब सुनिए, ईरान से नीचे आओगे, अगर आज मैप जाके देखना पश्चिम एशिया का, एशिया महादेश का मैप देखना, ईरान से साउथ में आओ, नीचे आओ, यहां देख लीजिए, ईरान से नीचे आओगे, ईरान से अगर आप नीचे आओगे तो मिलेगा इराक, ईरान से नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? इराक। एकदम जस्ट नीचे, ईरान के जस्ट नीचे आकर देखो क्या मिलेगा आपको? इराक। इराक से नीचे आओ तो सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे आओ तो यमन और ओमान, थोड़ा सा इधर आओ तो कुवैत, समझा रहे? उधर थोड़ा ऊपर और जाओ तो यूएई, जहां पर दुबई है। तो पूरा इस इलाके को बोलते हैं पश्चिम एशिया। क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान से लेकर ईरान होते हुए सऊदी अरब तक की बात करो तो किसमें जोड़ते हैं उसको? पश्चिम एशिया में। और पश्चिम एशिया के थोड़ा सा नॉर्थ में बढ़ोगे, नॉर्थ में बढ़ोगे, नॉर्थ वेस्ट में बढ़ोगे तो उसको बोलते हैं मिडिल वेस्ट, या सॉरी मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं उसको? मध्य पूर्व एशिया। आपने पढ़ाएंगे रीजनल ज्योग्राफी आपको तो बताएंगे कि पश्चिम एशिया में कौन कौन आते हैं, दक्षिण एशिया में कौन आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन आता है, मिडिल ईस्ट में कौन आता है, मिडिल एशिया में कौन आता है, ये अलग से बताएंगे। तत्काल इतना समझिए, अफगानिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक के भाग को क्या बोलते हैं? पश्चिम एशिया। क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया। याद रहेगा आप लोगों को। तो नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? नीचे ईरान, सबसे पहले क्या मिलेगा? ईरान, फिर क्या मिलेगा? सऊदी अरब, उसी के नीचे यमन ओमान, और कॉर्नर पे आओगे तो यहीं पर बहरीन, यहीं पर क्या मिलेगा आपको? बहरीन, यहीं पर कुवैत, यहीं पर यूएई, सब यहीं पर मिल जाएगा। फारस की खाड़ी है यहाँ पर ईरान में। ईरान के पास कौन सी खाड़ी है? फारस, नाम ही था फारस, ईरान का पुराना नाम फारस। तो ईरान के पास जो सागर उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ पर्सियन, पर्सियन गल्फ नाम सुना होगा अंग्रेजी में आपने, गल्फ ऑफ पर्सिया, हिंदी में फारस की खाड़ी। यहाँ पर एक स्ट्रेट भी है, सुनो, इसी फारस की खाड़ी में एक स्ट्रेट है। जानते हैं कि दो समुद्र को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। दो समुद्र को जो रास्ता जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। यहां पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है हरमुज स्ट्रेट। कौन सा नाम है यहाँ पर? ईरान के पास जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? हरमुज। बड़ी फेमस स्ट्रेट है, व्यापार के लिए काफी प्रचलित। हरमुज, मलक्का और बाब अल मंदेब, ये तीन स्ट्रेट हैं जो हिंद महासागर के व्यापार को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। हिंद महासागर का पूरा व्यापार, हिंद महासागर का पूरा समुद्री व्यापार किस किस स्ट्रेट से गुजरता था? जहाज कहां कहां से गुजरते थे? मलक्का स्ट्रेट जो सिंगापुर के पास है, दूसरा हरमुज स्ट्रेट जो कहां पर है जी? जो ईरान के पास है, और तीसरा बाब अल मंदेब जो कहां पर है जी? ओमान, यमन के पास है। यमन और अफ्रीका महादेश के बीच में लाल सागर का प्रवेश द्वार। बाब अल मंदेब को क्या बोलते हैं? लाल सागर का प्रवेश द्वार। उसी रास्ते से आप लाल सागर में घुसते हैं और आगे फिर सुएज नहर है, फिर आपको क्या मिल जाएगा? भूमध्य सागर बताएंगे। तो नीचे आओगे तो ईरान, के नीचे आओगे तो इराक, सऊदी अरब, पर ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? तुर्की। ईरान के इस साइड आके मैप में आ जाकर देखना, नॉर्थ में जाओगे तो क्या मिलेगा? तुर्की। और नीचे आओगे तो इराक, सऊदी अरब, ऊपर जाओगे तो तुर्की। याद रहेगा आप लोगों को। तो तुर्की में जो दो पहाड़ आपने बनाया, ऊपर वाले का नाम है पोंटिक और नीचे वाले का नाम है टॉरस। टॉरस पर्वत और पोंटिक पर्वत। पोंटिक पर्वत ये तुर्की में है। कहां पर है भैया? तुर्की। तुर्की मतलब टर्की, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तुर्की। अच्छा, ये जो एलबुर्ज पर्वत आप अच्छा बनाइए, फिर बताते हैं। पोंटिक पर्वत भी तुर्की में और टॉरस पर्वत भी। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, पहाड़ का नाम दे देगा और देश का नाम दे देगा, मिलाइए कौन सा पहाड़ कहां है। तो पोंटिक और टॉरस कहां है? तुर्की में। और सुनो, ये जो एलबुर्ज आप देख रहे हो ईरान में, ये पूरा का पूरा पहाड़ है। एक एलबुर्ज पिक भी है, केवल चोटी, पहाड़ की एक चोटी भी एलबुर्ज है। स्पेलिंग सेम है, कॉमन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी एलबुर्ज, वो अलग है, वो सिर्फ पिक है। ये पूरा का पूरा पहाड़ का नाम है एलबुर्ज। तो एलबुर्ज पहाड़ पूछा जाए तो कहां है? ईरान में। एलबुर्ज पिक पूछा जाए तो कहां है? यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी एलबुर्ज। कौन से पर्वत में? कॉसेसस पर्वत। कॉसेसस पर्वत में एलबुर्ज एक पिक है जो पूरे यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, ये सब लिखवाएंगे बाद में।
उसी तरह से यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी एल्बुर्ज है, पर वो पिक है, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए, इसके बीच में भी तो एक पठार होगा भाई, पोंटिक और टॉरस के बीच में कैसा पठार होगा? अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटू, जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। पूछा जाए अनातोलिया का पठार किस देश में है? किस देश में है जी? तुर्की में। अनातोलिया, प्लेट्यू ऑफ अनातोलिया, जगह कम बचा इसलिए केवल नाम लिख रहा हूं। प्लेट्यू ऑफ अनातोलिया किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का। किसके बीच है? पोंटिक और टॉरस पर्वत के बीच। अब पहाड़ में चलते चलते थक गए होंगे आप लोग, थोड़ा सा इराक भी घुमा दिए, सऊदी अरब भी लेके चले गए, हरमुज स्ट्रेट में ले गए, मलक्का स्ट्रेट ले गए, फिर कहाँ ले गए? बाबल मंदेब ले गए। मलक्का कहाँ है भैया? सिंगापुर के पास। मलक्का साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर के पास। हरमुज इराक के पास, सॉरी ईरान के पास, सॉरी ईरान के पास। ईरान और सऊदी अरब के बीच में कौन सा है? हरमुज। और उसके बाद बाबल मंदेब, सऊदी अरब, यमन और अफ्रीका के बीच में लाल सागर के प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? बाबल मंदेब को बोलते हैं। आज जाकर के तीनों देख लीजिएगा, बाबल मंदेब भी देख लीजिएगा, आज हरमुज भी जाके मैप में देख लीजिएगा, और मलक्का स्ट्रेट भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेट पे डालिएगा तो सारा आ जाएगा, अगर बुक नहीं होगा तो। अब थक गए होंगे तो आइए समुद्र में कूद के स्नान भी कर लिया जाए। थोड़ा आगे में आइएगा तो यहां पर है भूमध्य सागर। क्या है भैया? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, नोट करिए। यानी तुर्की के बाद आपको क्या मिलेगा? टर्की के बाद आपको क्या मिलने वाला है? भूमध्य सागर। टर्की के बाद क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और सुन लो, इसका एक और नाम भी है, रूम सी। भूमध्य सागर का ही एक और नाम है रूम सागर। रूम सागर, कमरा सागर मत लिख दीजिएगा, नाम है रूम सागर। भूमध्य सागर का एक और नाम क्या है? रूम सी। क्यों नाम है रूम सी ये भी बताएंगे आपको, पहले इसको नोट कर लिया। सबका नोट हो गया तो सुनो, इधर से कौन सा महादेश है? एशिया। इधर कौन सा महादेश था जी? एशिया। ऊपर में जाओगे, भूमध्य सागर के ऊपर में जाओगे तो कौन सा महादेश है? यूरोप। और नीचे आओगे तो कौन सा महादेश है? अफ्रीका। दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर, महासागर नहीं, ओशियन नहीं बोलो, सी और ओशियन में अंतर है। दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर सी जो 3 महादेश से घिरा हुआ है। पूरब में एशिया, नॉर्थ में यूरोप और साउथ में अफ्रीका, यानी चारों तरफ से घिरा है। जैसे कमरा चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता है ना, वैसी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से घिरा है। और जैसे कमरा से निकलने का एक ही दरवाजा होता है, वैसी इस भूमध्य सागर से भी निकलने का एक ही दरवाजा था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रूम सागर। रूम सी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये रूम जैसा दिखता था। उत्तर में, नॉर्थ में यूरोप, ईस्ट में एशिया, साउथ में, इधर लिख देता हूं एशिया ताकि आपको, एशिया महादेश है। दुनिया का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महादेश। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है ना जी, 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, जिसमें इंडिया रहेगा और चीन रहेगा तो सबसे ज्यादा तो रहेगा ही। वो जिसके तरफ चला जाए पॉपुलेशन में उसको आगे कर देगा। समझे बात? एशिया। और पूरब में एशिया, उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका। निकलने का एक ही रास्ता था, नेचुरल। ये नेचुरल, इंसानों ने नहीं बनाया, नेचुरल था। इसका नाम है जिब्राल्टर। जैसे आपको बताया हरमुज स्ट्रेट, हरमुज बताया ना, जैसे आपको बाबल मंदेब बताया, मलक्का बताया, वैसा ही एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर अंग्रेजी में भी बोलेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट। इससे पार होंगे आप तो क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। यानी पूछा जाए कि जिब्राल्टर किसको जोड़ता है जी? पूछा जाए कि जिब्राल्टर किसको जोड़ता है तो क्या बोलेंगे? रूम सागर यानी मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन आ जाए कि जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? पूछा जाए जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? बोलो पीछे से भी। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। अब किसको अलग करेगा? कौन से देश को? ऊपर में स्पेन है। कौन सा देश है? यूरोप का स्पेन। ऊपर में कौन सा महादेश है जी? यूरोप। यूरोप का कौन सा कंट्री है इसके ऊपर? स्पेन। और नीचे में अफ्रीका का मोरक्को है। नीचे में अफ्रीका का क्या है भैया?
मोरक्को। यानी पूछा जाए कि किस देश को अलग करता है, जिब्राल्टर किसको अलग करता है, स्पेन को, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर। यानी अफ्रीका और यूरोप महादेश को अलग करने वाला कौन सा स्ट्रेट है, जिब्राल्टर। अफ्रीका महादेश और यूरोप महादेश को अलग करने वाला स्ट्रेट जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाला स्ट्रेट जिब्राल्टर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट जिब्राल्टर। क्लियर है। लेकिन जब एक रास्ता था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए अफ्रीका में एक कंट्री है, अफ्रीका में एक देश है, सुन लीजिए थोड़ा सा। अफ्रीका में एक देश, अब बनाइएगा मत अभी आप, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है, नाम सुना होगा आपने, इजिप्ट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पिरामिड के लिए फेमस है। मिस्र किसके लिए फेमस है जी, पिरामिड के लिए। है ना, गीजा का पिरामिड नाम सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड, वो कहाँ है भैया, मिस्र में। अब मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल। अफ्रीका महादेश में मिस्र को क्या बोलते हैं, नील नदी के दिन। अगर आज मिस्र देश है, वो जिसकी उसकी जो संपन्नता है वो किस पर निर्भर थी, पहले नील नदी पर। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। और नील नदी की देन कौन से देश को कहते हैं, मिस्र को, इजिप्ट को कहते हैं। यहीं पर गीजा का पिरामिड है। क्लियर है। अब सुनिए, अभी बनाइएगा मत आप लोग। इसी को काट कर मिस्र कंट्री को ही क्या कर दिया गया, सुनो, इधर में लाल सागर है, कौन सागर है, रेड सी। इधर में कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इधर कौन सा है, भूमध्य सागर। इधर हो गया लाल सागर। अब लाल सागर, लेकिन बीच में कौन था, मिस्र। तो जाने आने का रास्ता ही नहीं था, डायरेक्ट भूमध्य सागर में नहीं जा सकते हैं, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आपको जाना पड़ता है यूरोप। जिब्राल्टर से अगर जाते तो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ता, उतना टाइम देंगे तब आप पहुंचेंगे यूरोप। अगर डायरेक्ट इस मिस्र को काट के रास्ता बना दें तो उतना घूमना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम यूरोप पहुंच जाएं। तो एक रास्ता बनाया गया मिस्र को काटकर। ये जो मिस्र को काटकर रास्ता बनाया गया, मिस्र को काटकर जो रास्ता बनाया गया, ये काट कर क्या बना दिया गया, रास्ता बनाया गया। ये कटे हुए रास्ते को ही बोला गया स्वेज नहर। क्या बोला गया, स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर पर दो बंदरगाह हैं। स्वेज नहर में कितने पोर्ट हैं भैया, दो। एक का नाम है पोर्ट सईद और एक का नाम स्वेज है। स्वेज बंदरगाह में एक बंदरगाह का नाम है स्वेज पोर्ट, एक पोर्ट का नाम क्या है, पोर्ट सईद। तो पूछा जाए स्वेज नहर में कितने बंदरगाह, दो। कौन कौन, पोर्ट सईद और स्वेज। पोर्ट सईद और स्वेज। दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नहर कौन सी है, स्वेज नहर। कौन से कंट्री को काटकर बनाया गया, इजिप्ट। किसको जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। क्वेश्चन पूछा कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर। लेकिन भूमध्य सागर को रेड सी से कौन जोड़ता है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर क्या है, आर्टिफिशियल है नेचुरल, आर्टिफिशियल। जिब्राल्टर आर्टिफिशियल है नेचुरल, नेचुरल है। लेकिन ये आर्टिफिशियल है। किस देश को काटकर बनाया गया, मिस्र को। बना लीजिए इस फोटो को। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा बनाने में क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया। मैं एक दो पॉइंट और बनाना है, फिर बाकी आगे आपको बनाने नहीं बोलेंगे, अगला फोटो में आएगा। फिर समझ गए। तो रेड सी को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, स्वेज नहर। स्वेज नहर पे दो बंदरगाह कौन कौन से हैं, बोलो। स्वेज नहर पे दो बंदरगाह हैं, दो पोर्ट है। एक का नाम है पोर्ट सईद, एक का नाम है पोर्ट सईद और दूसरे का स्वेज ही नाम है, दूसरे का नाम स्वेज है। पोर्ट सईद और स्वेज लिख लीजिएगा। स्वेज नहर में दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद और स्वेज। स्वेज नहर के किनारे दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद और स्वेज। अब बाकी ये तो लिखना नहीं पड़ेगा कि लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो फोटो में ही मेंशन हो गया कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर किसको काटकर बनाया गया, मिस्र, इजिप्ट। अब सुनो, ये जो स्वेज नहर के कारण मिस्र का जो हिस्सा कट गया वो कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है लगभग। कैसा दिख रहा है जी, और ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर दिखे उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। एक दिन बताया था आप लोगों को कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप।
इंडिया जो है, आप इंडिया का मैप अगर देखते होंगे, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और देखने में त्रिभुजाकार दिखे, देखने में ट्रायंगुलर दिखे, और तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? द्वीप, यानी आइलैंड। तो भैया यहां भी जो ये देख रहे हैं आप, जो मिस्र का हिस्सा कट के अलग हुआ, वो भी तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? इसका नाम है सिनोय पेनिनसुला, सिनोय प्रायद्वीप, सिनोय प्रायद्वीप इसका नाम है, या सिनोय पेनिनसुला, सिनोय पेनिनसुला इसका नाम है। जो मिस्र से सुएज नहर बनने के कारण कट के जो अलग हुआ, जो हिस्सा, जो पार्ट कट के अलग हुआ, उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। किसका भाग है वो? मिस्र का। किसका भाग है वो? मिस्र का। पर एक अच्छी बात यह है कि मिस्र जो है, दुनिया में कुछ ऐसे देश, सुनो, इंडिया किस महादेश में है? एशिया महादेश में। इंडिया किस में है जी? लेकिन दुनिया में 6 ऐसे देश हैं, दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जो दो दो कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। जैसे एक तुर्की, जो टर्की मैंने बनाया, पोंटी का टोरस पर्वत, एशिया में भी तुर्की आता है और तुर्की यूरोप में भी आता है। उसी तरह से अजरबैजान एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। उसी प्रकार से मिस्र, मिस्र जो है वो अफ्रीका में भी आता है, एशिया में भी आता है। पूरा का पूरा मिस्र किस में आ जाता है? अफ्रीका में। जो एक कट के अलग हुआ, ये केवल एशिया में आ जाता है। यानी मिस्र का जो सिनाई पेनिनसुला है वो एशिया में है, अब बाकी मिस्र अफ्रीका में है ना। उस तरह से रूस है, आधा रूस यूरोप में है, आधा रूस एशिया में है। अजरबैजान आधा यूरोप में है, आधा एशिया में। तुर्की आधा यूरोप में है, आधा एशिया में। तो दुनिया में 6 कंट्री ऐसे हैं जो दो दो कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। समझ रहे बात ना? उसमें अफ्रीका महादेश का एकमात्र देश है मिस्र। क्वेश्चन आ जाए, अफ्रीका महादेश का कौन सा देश है जो दो दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो क्या बोलेंगे? मिस्र। मिस्र का पूरा हिस्सा अफ्रीका में, और जो कट के अलग हुआ वो कहाँ? एशिया में। क्लियर है? थोड़ा सा और कष्ट झेलना पड़ेगा। यहां पर एक देश है जिसका नाम है इजराइल। नाम सुना? अभी हाल ही में गाजा पट्टी चर्चा में था। गाजा पट्टी पर हमास, एक हमास पार्टी है, जैसे तालिबान नहीं है, उसी तरह का हमास है वहां इजराइल के आसपास। पर इजराइल इतना पावरफुल है कि उनको उठने नहीं देता। तालिबान के सामने कोई पावरफुल कंट्री था पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये इजराइल है। इजराइल को पूरा मत लिखिए, आई दे दीजिए केवल। आप भी क्या लिख दीजिए अंदर? आई, और आई को बाहर में लिख दीजिए, आई का मतलब इजराइल, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो जाएगा। कहीं दूसरे जगह लिख दीजिए आई का मतलब इजराइल, आई लिख दीजिए। और यहां पर एक पट्टी है, इसका नाम है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी क्वेश्चन आया था IAS 2009 में। क्या आया था क्वेश्चन? गाजा पट्टी कहाँ है? लाल सागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में, या सुएज नहर में? बताइए आप लोग, गाजा पट्टी कहाँ दिख रहा है? गाजा पट्टी कहाँ है जी? देख के बताओ। अच्छा, किसको किसको लग रहा है लाल सागर में? हाथ उठाओ। गाजा पट्टी लाल सागर में है। ये जो गाजा पट्टी बनाया ये लाल सागर में है। किसको किसको लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा, सुएज नहर में किसको किसको लग रहा है? गाजा पट्टी सुएज नहर में है। अच्छा, गाजा पट्टी भूमध्य सागर में किसको किसको लग रहा है? तो भूमध्य सागर में ही है भाई। ठीक है, जहां सबको लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा था। क्वेश्चन आया वो डायरेक्ट, गाजा पट्टी किस में है? ऑप्शन में दिया लाल सागर, भूमध्य सागर, सुएज नहर, अटलांटिक महासागर। तो आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर में। बस समझ में आ गया? तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कैसा लगा क्लास आज का? समझ में आया? तो चलिए, इस तरीके से इसी एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो हमसे आप पूछते रहिए। पूछने की पूरी आजादी है और छूट है ना? बाकी क्लास में अगर हमारी क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो कहीं कोई डाउट वैसे रहेगा नहीं। अगर फिर भी रह जाता है तब भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।